यहाँ से भाई अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था। लास्ट वाले सेशन की बात करें भाई, तो लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट काफ़ी डेप्थ में कवर किया था, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे फिल्टर सर्किट समझना था भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिल्टर सर्किट हम लोग को पढ़ना है, और इसी के अंदर हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट भी पढ़ना था भाई। तो फोरियर सीरीज एंड फिल्टर सर्किट्स, ये दोनों को भाई हम लोगों ने काफ़ी डेप्थ में कवर किया था। तो चैप्टर नंबर 6 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रह गया भाई, ये आपका वोल्टेज डबलर। ओके, तो वोल्टेज डबलर कैसे काम करता है इस पर आपको एक लेक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है ये आपका स्पेशल पर्पस डायोड भाई, जिसमें हम लोग को 5 से 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायोड के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला है भाई आपका एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड, दूसरा है आपका फोटो डायोड, फिर आपका है भाई तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टनल डायोड, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है वैरेक्टर डायोड, और एक लास्ट है आपका शॉकली डायोड भाई। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 स्पेशल पर्पस डायोड है, और जीनर डायोड भी होता है भाई। तो जीनर डायोड ऑलरेडी आपका चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा दिया गया था। ओके, तो 5 में से भाई यहाँ पे 5 स्पेशल पर्पस डायोड है, जिसमें से एलईडी का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। यूटिलाइजेशन के अंदर हम लोग को पढ़ना था इल्यूमिनेशन, और इल्यूमिनेशन के अंदर हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेस भाई, जैसे फिलामेंट बल्ब हो गया, CFL हो गया, या फिर भाई आपका सोडियम वेपर लैंप हो गया, मर्क्यूरी वेपर लैंप हो गया, हैलोजेंस हो गए, है ना। तो उसके अंदर आपका एलईडी पढ़ा दिया गया है, तो एलईडी का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा भाई। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 स्पेशल पर्पस डायोड पेंडिंग रहेगा, फोटो डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड और शॉकली डायोड भाई। तो इन 4 डायोड का भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा भाई। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। तो आज के सेशन में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 7 तक, या फिर कहिए जो हम लोग का अभी तक चल रहा था भाई, इससे पहले आपका सेमीकंडक्टर था ना, यानी सेमीकंडक्टर और डायोड भाई, 7 नंबर तक आपका डायोड चला है। तो सेमीकंडक्टर और डायोड से अब हम लोग बाहर निकल करके आज के सेशन में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ये है आपका ट्रांजिस्टर भाई। यहाँ पे एक चीज आप नोट में डाल लीजिएगा कि भाई पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे बड़ा सिलेबस है वो ट्रांजिस्टर का होता है भाई। ओके, ट्रांजिस्टर अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन है, और एक बार आपने ट्रांजिस्टर को समझ लिया तो भाई आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले आप इंडेक्स देखिए, पहला जो चैप्टर है भाई, इसमें आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जैसे ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन भाई, एमिटर, बेस, कलेक्टर, NPN, PNP, है ना, सिंबल, ये सब, इसका वर्किंग कैसे काम करता है। फिर हम लोग इसमें कनेक्शन के बारे में पढ़ेंगे भाई, जैसे कॉमन एमिटर हो गया, कॉमन बेस हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया, इनका क्या मीनिंग होता है ना। तो हर एक चीज के ऊपर हम लोग टाइम देंगे। तो चैप्टर नंबर 8 एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। आगे के जो चैप्टर्स हैं भाई, चैप्टर नंबर 9, यहां से हम लोग बाइसिंग का मतलब क्या कि भाई ट्रांजिस्टर को हम लोग DC सप्लाई से कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे देखिए, अगेन ये आपका ट्रांजिस्टर ही है, सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, यानी यहां से एम्पलीफायर का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है भाई। आगे अगर आप देखते हैं तो 11वां चैप्टर भी आपका ट्रांजिस्टर का ही है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। 12वां नंबर भी भाई आपका ट्रांजिस्टर से ही है, ट्रांजिस्टर ऑडियो पावर एम्पलीफायर, मतलब ये सारे एप्लीकेशन हैं। फिर आपका एम्पलीफायर विथ नेगेटिव फीडबैक है भाई। उसके बाद देखिए, ये एक अलग टॉपिक है, इसको छोड़ दिए अभी। ऑसिलेटर क्या होता है, अभी बस आप काउंट कीजिए भाई कि ट्रांजिस्टर से रिलेटेड कितने सारे चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 15 भाई, ये भी आपका ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन है, ट्यून्ड एम्पलीफायर। इसके बाद यहां से भाई ये जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये भी भाई ट्रांजिस्टर ही है। ट्रांजिस्टर जो आप पढ़िए तो 2 तरीके के होते हैं ट्रांजिस्टर, यहां पे आप लिख लीजिए और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे भाई, कोई भी जल्दी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो ट्रांजिस्टर को जब भी डिफाइन करना हो भाई, तो ये हमेशा 2 पार्ट में डिफाइन किया जाता है। एक होता है BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भाई, इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं। क्लियर हो गया। और दूसरा है भाई, यानी यहाँ पे 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट हो गया BJT और दूसरा होता है FET भाई, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये जो आपका FET यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अपने आप में ट्रांजिस्टर का ही पार्ट है भाई, समझ में आया।
उसके बाद आगे देख लीजिए SCR है ना, SCR हो गया। उसके बाद आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया और हाइब्रिड पैरामीटर हो गया भाई, और फिर ऑपरेशन एम्पलीफायर और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अब हम लोग काउंट करते हैं ट्रांजिस्टर का टोटल कितना चैप्टर हो रहा है, यहाँ पे कितने चैप्टर के अंदर भाई ट्रांजिस्टर कंप्लीट हुआ है। तो एक ये हो गया, ठीक है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 भाई, ठीक है। टोटल यहां पे 8 चैप्टर जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, ठीक है भाई। तो ट्रांजिस्टर में बहुत लंबा टाइम दिया जाएगा और हर एक चीज को हम लोग भाई काफी पेशेंस के साथ समझेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग अपने ट्रांजिस्टर को स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिस्टर भाई यहां से स्टार्ट हो रहा है, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया ना, चैप्टर नंबर 7 स्पेशल पर्पस डायोड और चैप्टर नंबर 6 में जो कि है आपका वोल्टेज डबलर, जो पेंडिंग लेक्चर्स हैं भाई, वो सारे सारे बीच बीच में आपको लेक्चर्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो पेशेंस के साथ बस आप पढ़ते चलिए। छोटा सा भाई एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए लिखा है ना, अभी तक भाई, अभी तक यानी हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, डायोड पढ़ा भाई। डायोड कुछ नहीं, पीएन जंक्शन होता है, ये पी है, इधर एन है, या फिर कहिए इसको हम लोग सीधे सीधे इस तरीके से लिखते हैं, ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया भाई, ओके। इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं, ये पी टाइप है, एन टाइप है भाई। तो पी टाइप में हम लोग का होल्स होता है और इधर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई। ये सब फंडामेंटल चीज़ है, सब ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाते हैं भाई, इसके चलते यहाँ पे एक डिप्लेशन लेयर बनता है। क्लियर हो गया। और हमेशा ध्यान देना है कि भाई डायोड जो है फॉरवर्ड बाइस में ही काम करता है, यानी पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। करंट आपका यहाँ से निकलेगा, यानी करंट जो है भाई इस डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके इस डायरेक्शन में, यानी जस्ट अपोजिट भाई, इधर से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ऐसे जाएंगे भाई। क्लियर हुआ। तो डायोड में आप देखिए कि भाई ये मेरा एनोड है, कैथोड है, तो करंट हमेशा ऐसे भागता है भाई, ठीक है। यानी इस एनोड को अगर दिखाना तो भाई मैं इसको पी बोलूंगा, इसको कैथोड को दिखाना तो उसको मैं एन बोलूंगा भाई। देख लिया ना, ये पर्पल लाइन भाई यहाँ पे प्लस माइनस दिखाया ना, तो करंट ऐसे भाग रहा ना, मतलब पी से एन की तरफ करंट जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी ट्रांजिस्टर के सिंबल को समझने में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा भाई। कुछ भी आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज नहीं बताया जाएगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि भाई ये ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है ना, ये बेस होता है भाई। अब एमीटर को दिखाने भाई मान लेते हैं हम लोग का NPN है, तो NPN में हम लोग का यहाँ पे एरो बाहर तरफ होता है भाई, ठीक है। और जिसमें एरो लगा होता है उसको हम लोग एमीटर को दिखाते हैं। भाई ये बाहर की तरफ एरो क्यों आ रहा है, रीजन जानना पड़ेगा ना आपको। और वही अगर हम लोग PNP की बात करें भाई, PNP की बात करें, ये हो गया बेस, ये मान लेते हैं कलेक्टर है भाई। तो ये PNP है ना, इसमें भाई मान ले P है, ये मेरा N है और ये P है, तो यहाँ पे एरो अंदर तरफ होता है, ठीक है। एरो अंदर तरफ होता है भाई, यानी एमीटर है मेरा, ये बेस हो गया, कलेक्टर हो गया और ये मेरा एमीटर है भाई। तो इसमें हम लोग एरो अंदर तरफ क्यों दिखाते हैं, ऐसा क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये एरो कुछ नहीं भाई, ये करंट के डायरेक्शन को बताता है, करंट के डायरेक्शन को बताता है ये, ओके। तो इस पर बात करेंगे भाई, बात करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जब हम लोग इसके डायरेक्शन की बात करें भाई, किस में बाहर तरफ होगा एरो, किस में अंदर तरफ होगा, तो भाई हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए भाई, डायोड के अंदर हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिप्लेशन लेयर था ना, या फिर कहिए सिर्फ एक ही जंक्शन था भाई, या फिर कहिए एक पी टाइप और एक एन टाइप को हम लोगों ने मिला के एक डायोड बना रखा था। तो पहला लाइन देखिए भाई, अब ट्रांजिस्टर अगर आपको बनाना है तो ट्रांजिस्टर में हम लोग को पता है भाई बेस बहुत ही पतला होता है भाई, ठीक है, ध्यान देना है। एमीटर हो गया, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। तो भाई NPN या फिर एक और ट्रांजिस्टर होता है ना, 2 3 ट्रांजिस्टर होता है भाई, ये भाई मान ले PNP, ठीक है भाई। एमीटर हो गया, बेस हो गया, कलेक्टर हो गया। तो इसमें देखिए एक तो ये जंक्शन बन रहा है और एक ये जंक्शन बन रहा है, यानी यहाँ पे 2 जंक्शन बन रहे हैं ना। और अगर हम लोग यहाँ पे N टाइप और P टाइप की बात करें भाई, तो ये तो अपने आप में डायोड था, ध्यान समझिए। N टाइप और P टाइप को मिला भाई डायोड बना, क्योंकि एक ही जंक्शन था यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग एक और टाइप को यहाँ पे मिला देते हैं, यानी एक और हम लोग यहाँ पे N टाइप को मिला देते हैं भाई, यहाँ पे 3 लेयर, यानी एमीटर, बेस, कलेक्टर, तो भाई इसी को हम लोग ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं ना।
तो फर्स्ट लाइन जो लिखा है भाई, यही लिखा है व्हेन अ थर्ड डोप्ड एलिमेंट, भाई डोप्ड एलिमेंट है ना, डोपिंग किया हो रहता है। एन टाइप कैसे बनाते हैं हम लोग, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेकर के उसमें हम लोग पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट मतलब वैलेंस बैंड में 5 इलेक्ट्रॉन, तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन इसके प्योर इंट्रिंसिक वाले एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और एक एक्स्ट्रा बच जाता है, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकल जाता है। और पी टाइप में क्या करते हैं, पी टाइप में हम लोग ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं, तो भाई एक खाली जगह बन जाता है जिसको हम लोग होल्स बोलते हैं। भाई होल्स को हम लोग हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। भाई तो पढ़ते हैं, ये तो रिवीजन करवा दिया थोड़ा सा, अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला लाइन है भाई, व्हेन अ थर्ड डोप्ड एलिमेंट इज एडेड टू अ क्रिस्टल डायोड, मतलब अभी हम लोग का ये डायोड है ना भाई, तो इस डायोड के अंदर एक और डोपिंग किया हुआ आप एक एलिमेंट घुसा दीजिए भाई, इसमें एक पी है, एन है, इसको भी मान लेते हैं पी, तो भाई पी टाइप आ गया तो उसमें होल्स होंगे, है ना भाई, तो अपने में डोपिंग किया हुआ है ना, तो भाई ये पूरा ट्रांजिस्टर बन जाता है फिर। ठीक है, व्हेन अ थर्ड डोप एलिमेंट इज एडेड टू अ क्रिस्टल डायोड इन सच अ वे दैट 2 पीएन जंक्शन आर फॉर्म्ड, तो देखिए यहाँ पे ये जंक्शन 1 हो गया, ये जंक्शन 1 हो गया भाई, और ये जंक्शन 2 हो गया, तो 2 जंक्शन बन जाते हैं। और इसके चलते जो रिजल्ट मिलता है, लिखा ना, द रिजल्टिंग डिवाइस इज नोन एज अ ट्रांजिस्टर। द ट्रांजिस्टर एंड entirely न्यू, लिखा ना, न्यू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये, कैपेबल ऑफ अचीविंग एम्पलीफिकेशन। भाई ट्रांजिस्टर का जो मेन काम है वीक सिग्नल को एक तरीके से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देना, मतलब एम्पलीफाई कर देना भाई, उसके एम्पलीट्यूड को एक तरीके से बढ़ा देना। ठीक है, ऐसे ट्रांजिस्टर जो है 3 मोड में काम करता है। एक है आपका भाई कट ऑफ, यानी स्विच ऑफ रहेगा, एक होता है सैचुरेशन, मतलब भाई स्विच जो है क्लोज रहेगा, और एक होता है एक्टिव रीजन। एक्टिव रीजन में आपका पूरा ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफिकेशन का काम करता है। ये धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आने लगेगा भाई। ठीक है, लेकिन मेन जो काम है, यानी जो मेन एप्लीकेशन है भाई ट्रांजिस्टर का, वो है एम्पलीफिकेशन के लिए, यानी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना भाई। आगे बढ़ते हैं, और पुराने जमाने में जो हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे सेम काम के लिए, यानी एम्पलीफिकेशन के लिए, भाई उससे ये लाख गुना बेटर है भाई, उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर्स आर फार स्मॉल, भाई इनका साइज काफ़ी छोटा होता है एज कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। इनमें कोई फिलामेंट्स नहीं होता है भाई वैक्यूम ट्यूब्स पढ़ाया गया है ना, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में आपका पढ़ाया गया होगा गैस फिल्ड ट्यूब्स के बारे में। तो भाई उसमें हम लोग क्या करते थे, आपका यहाँ पे कैथोड होता था ना, यहाँ पे कैथोड होता था भाई, इसको गर्म करने के लिए भाई हम लोग को यहाँ पे नीचे में हीटर लगाना पड़ता था। हीटर लगा इसको गर्म करते, यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते थे, और फिर हम लोग यहाँ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचते थे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक तरीके से फ्लो होता था। तो भाई बोल रहा है कि भाई अगर हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो भाई इसमें हम लोग को हीटर का रिक्वायरमेंट होता था, कैथोड वाले मेटल को हीट करके वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। लेकिन भाई ट्रांजिस्टर में ये सब का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब क्योंकि भाई वैक्यूम ट्यूब्स में हम लोग को एक्स्ट्रा हीटर लगाना पड़ता था, तो हीटर को भाई बाहर से पावर सप्लाई देना पड़ता था ना, तो ज्यादा पावर खाता है भाई एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर। तो ये सब इसका इंपॉर्टेंस या फिर कहिए इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कंपेयर किया गया यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो भैया भाई द ट्रांजिस्टर्स आर फार स्मॉलर देन अ वैक्यूम ट्यूब्स, हैव नो फिलामेंट्स, हेंस नो नीड ऑफ हीटिंग पावर एंड मे बी ऑपरेटेड इन एनी पोजीशन। एनी पोजीशन का मतलब क्या है भाई कि आप ट्रांजिस्टर को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रखिए या फिर वर्टिकल रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। लेकिन वही अगर हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो भाई जैसे हम लोगों ने यूटिलाइजेशन के अंदर पढ़ा है ना भाई, जैसे सोडियम वेपर लैंप है उसको हम लोग हमेशा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ही एक तरीके से यूज करते हैं, वर्टिकली नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर गैस भरा हुआ रहता है ना, आर्गन प्लस मर्क्यूरी वेपर्स रहते हैं भाई। तो मर्क्यूरी वेपर्स क्या हो जाएगा, नीचे आगे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इनका भाई कन्फिग्रेशन देखना पड़ता है भाई, इसको वर्टिकली यूज करेंगे या फिर भाई हॉरिजॉन्टली यूज करेंगे, इसमें लिमिटेशन है। लेकिन भाई ट्रांजिस्टर में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, इसको आप वर्टिकली यूज कीजिए फिर हॉरिजॉन्टली यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी भी एंगल पर रख के आप यूज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये काफी मैकेनिकली स्ट्रांग है भाई, यानी अगर आप वैक्यूम ट्यूब्स की बात करें तो भाई मान लेते हैं वो कांच का है ना, गिर जाएगा तो टूट जाएगा भाई। लेकिन ये तो भाई सॉलिड स्टेट्स है ना, मतलब ये सेमीकंडक्टर बने भाई, मैकेनिकली काफी स्ट्रांग है, गिर भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। और इनका लाइफ की अगर बात करें भाई तो इनका लाइफ स्पैन जो है अनलिमिटेड लाइफ होता है एंड कैन डू सम बेटर जॉब देन वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, तो ओवरऑल याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, ऐसा एमसीक्यूज में भाई ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। ट्रांजिस्टर जो है भाई ठीक है साइज में छोटा होता है, साइज में छोटा होता है भाई,
लेस पावर कंज्यूम करता है, मैकेनिकली स्ट्रांग होता है, ठीक है, मैकेनिकली स्ट्रांग। भाई यहाँ पे जो है ना शॉर्टकट में लिखने के चक्कर में राइटिंग खराब हो जाता है। मैकेनिकली स्ट्रांग होते हैं भाई, ओके। और इनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है भाई, ठीक है, लॉन्ग लाइफ। तो ये सब याद रखना भाई, एमसीक्यूज बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं भाई। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा फास्ट करेंगे भाई अपने स्पीड को। ये इंपॉर्टेंट है भाई, किसने इन्वेंट किया है? तो भाई इसको यूएसए में, देखिए यहाँ पे लिखा ना, यूएसए में एक लैबोरेटरी है भाई जिसका नाम है बेल लैबोरेटरी, ठीक है। यहाँ पे इसको बनाया गया था 1948 में। किसके द्वारा? दो साइंटिस्ट के द्वारा भाई। पहले है जे बार्डिन और दूसरा भाई WH ब्रेटन के द्वारा। ये नाम याद रखना है, पूछा जाता है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। आगे बढ़ता है। ट्रांजिस्टर हैज नाउ बिकम द हार्ट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस। भाई आज के डेट में जितने भी, जैसे ट्रांजिस्टर को यूज करके ना भाई, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाते हैं, जिसको हम लोग IC बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो आज के डेट में जैसे अगर कंप्यूटर की भी बात करें, हम लोग माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं आज के डेट में, लेकिन भाई माइक्रो प्रोसेसर भी क्या है? बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को एक साथ मर्ज करके हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं भाई। तो आप समझिए, ध्यान से समझिए। ट्रांजिस्टर से बनता है IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, और बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलकर बनता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर भाई, तो एट द एंड अगर आप माइक्रो प्रोसेसर को देखते हैं तो इसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर ही होते हैं भाई, ठीक है। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी चल रहा है ना आज के डेट में, तो भाई इस छोटे से, भाई अगर आपने कभी कंप्यूटर खोला होगा ना, उसमें मदरबोर्ड में आपका प्रोसेसर लगा होता है, ठीक है, i3 होगा, i5 होगा। तो भाई इस तरीके का स्क्वायर शेप होता है उसका। तो इसके अंदर भाई कम से कम तो भाई 2 से 3 लाख, फिर 5 लाख से भी ज़्यादा इसके अंदर ट्रांजिस्टर घुसे होते हैं, FES में लगे होते हैं भाई। तो सोचिए एक एक ट्रांजिस्टर का कितना छोटा छोटा साइज होगा। तो ये याद रखना भाई कि ट्रांजिस्टर से ही मिलकर के IC बनता है, और बहुत सारे IC को मिला करके हम लोग माइक्रो प्रोसेसर, यानी एट द एंड माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या है? जो फंडामेंटल यूनिट जो है भाई वो क्या है? ट्रांजिस्टर ही होते हैं, ठीक है भाई। ट्रांजिस्टर से ही आपका एट द एंड माइक्रो प्रोसेसर बनता है, फिर कहीं IC बनता है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा भाई कि ये आपका पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या है? हार्ट है भाई, या फिर कहिए जितना भी इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, सब में भाई ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। बोलते हैं दो ट्रांजिस्टर इज ओनली स्लाइटली मोर देन 58 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि भाई 1948 में और आज अभी आपका 2026 चला, तो उसे काउंट कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अभी 58 साल ही हुए हैं इसको खोजे हुए। एट इट इज फास्ट रिप्लेसिंग वैक्यूम ट्यूब्स, यानी आज के डेट में सारे वैक्यूम ट्यूब्स को इसने रिप्लेस कर दिया है। इन दिस चैप्टर वी शैल फोकस अवर अटेंशन ऑन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजिस्टर एंड देयर इंक्रीजिंग एप्लीकेशंस इन द फास्ट डेवलपिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भाई। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। अब यहाँ से भाई ट्रांजिस्टर स्टार्ट हो चुका है, और ट्रांजिस्टर का सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, फिर टाइप्स देखेंगे भाई, और फिर उसका हम लोग वर्किंग देखेंगे। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, ट्रांजिस्टर दो तरीके के होते हैं भाई, एक है BJT, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये BJT ही है। BJT को हम लोग लोकल लैंग्वेज में ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं भाई। क्लियर हो गया? ट्रांजिस्टर। और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको बोलते हैं FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर भाई, ठीक है। तो अभी हम लोग का BJT चल रहा है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। लिखा है ना, ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ 2 PN जंक्शन formed by sandwiching either P type or N type semiconductor between a pair of opposite। भाई ये सब बच्चों वाला है, ये सब सेमेस्टर में भी आपने पढ़ा होगा, इसे टाइम देंगे नहीं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर, पहला आपका PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर भाई। सैंडविच कहने मतलब क्या, बीच में दबा हुआ है ना दोनों साइड में, तो ये इधर NPN और एक हो गया PNP। तो अभी हम लोग भाई अपना जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए, खासकर वर्किंग प्रिंसिपल इसे समझने के लिए, हम लोग हमेशा NPN ट्रांजिस्टर को लेकर के चलेंगे भाई। और रियल लाइफ में भी आपका NPN ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा यूज होता है एज कम्पेयर टू PNP के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं। NPN ट्रांजिस्टर इज कंपोज्ड ऑफ 2 N टाइप सेमीकंडक्टर। भाई देखिए कंस्ट्रक्शन बता दिया भाई। NPN ट्रांजिस्टर में 2 तरीके के, है ना, 2 N टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, सेपरेटेड बाय अ थिन सेक्शन ऑफ P टाइप। तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से PNP की बात करें तो इसमें P सेक्शन के 2, है ना, दो सेक्शन है भाई, और बीच में आपका N टाइप का एक सेक्शन सैंडविच होता है, बीच में दबा हुआ रहता है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है इन ईच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड।
पहला पॉइंट, दीज आर 2 पीएन जंक्शन। भाई इसमें देखिए ना, ये जंक्शन 1 है, जंक्शन 2 है भाई, जंक्शन 1 हो गया और ये जंक्शन 2 है, ठीक है। तो याद रखना इसमें 2 जंक्शन होते हैं भाई, देयरफॉर ट्रांजिस्टर में बी रिगार्डेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड्स कनेक्टेड बैक टू बैक। क्योंकि भाई एक डायोड के अंदर एक ही जंक्शन होता है ना, तो 2 डायोड को भाई यहाँ पे 2 जंक्शन मतलब 2 डायोड, तो ये बस नाम याद रखना भाई, ठीक है। कभी कभी एमसीक्यूज में इस तरीके से थ्योरी वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भाई 2 डायोड जो है बैक टू बैक आपके कनेक्टेड होते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं देयर आर 3 टर्मिनल्स भाई, एमीटर, बेस, कलेक्टर। इसको बोलते हैं एमीटर, इसको बोलते हैं बेस, और ये होता है कलेक्टर भाई, ठीक है। तो ये भाई 3 टर्मिनल्स होते हैं, 1 टेकन फ्रॉम ईच टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो भाई इसमें देखिए एक अपने आप में सेमीकंडक्टर एन टाइप का, तो भाई यहाँ से जो लिया है उसको बोलेंगे एमीटर, पी टाइप से जो लिया है उसको बोलेंगे बेस, और इसको बोलेंगे भाई कलेक्टर। आगे बढ़ते हैं, द मिडिल सेक्शन इज वेरी थिन। अब याद रखना है, देखिए यहीं पे समझा देता हूँ आपको, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई मैं आपको पहले ही बता दूंगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई ये मान लेते हैं एमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है, ये भाई एन पी एन। तो हमेशा याद रखना है कि भाई एमीटर जो होता है तीनों के मुकाबले, यानी इन दोनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा हाईली डोप्ड होगा भाई, मतलब इसमें डोपिंग यानी इम्प्योरिटीज बहुत ज़्यादा ऐड होता है, यानी ये हाईली डोप्ड होते हैं, यानी इसमें बहुत सारे, और क्योंकि एन टाइप है ना भाई, ये एन टाइप है, एमीटर जो है मेरा एन टाइप है, तो एन टाइप हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज करते हैं, तो यहाँ पे जो भाई हम लोग का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर हो गया। तो ये हैवली डोप्ड होता है, लिख लीजिए हैवली डोप्ड। ये जो बेस है भाई पी टाइप है, तो ये लाइटली डोप्ड होता है, इसको जानबूझ के हम लोग लाइटली डोप्ड करते हैं, ठीक है, वेरी लाइटली, इसको कर लीजिए वेरी लाइटली डोप्ड। और साथ ही साथ सबसे पतला होगा भाई, वेरी थिन, मतलब ये बहुत पतला होता है। अगर रियल लाइफ में एग्जांपल दूं तो भाई 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो गया, 10 का पावर माइनस 6 मीटर के बराबर। सोचिए भाई, माइक्रो का मतलब होता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं ना, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आता है भाई, वायरस, बैक्टीरिया। तो वायरस बैक्टीरिया को क्या आप नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं भाई, समझे। तो 1 माइक्रो का मतलब समझिए, ये 1 माइक्रो है ना, 1 माइक्रो को ही तो लिखते हैं हम लोग 10 का पावर माइनस 6 मीटर के बराबर। तो इतना पतला होता है, ये आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते हैं, तो बहुत पतला होता है भाई, बहुत ही पतला और बहुत ही लाइटली डोप्ड होता है। और वही अगर कलेक्टर की बात करें तो भाई इसका जो साइज होता है सबसे लार्ज होता है फिजिकली, यानी तीनों में से एमीटर, बेस, कलेक्टर में जो इसका साइज है भाई सबसे बड़ा होगा, लेकिन ये मॉडरेटली डोप्ड होगा भाई, क्योंकि ये भी एन टाइप है ना, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन भाई मॉडरेटली मतलब मीडियम आप कह सकते हैं, मीडियम लेवल पे डोपिंग किया हुआ रहता है। तो साइज में याद रखना, फिजिकल साइज की बात होगी भाई तो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा बोलेगा तो भाई बेस होता है, और एमीटर का जो साइज होता है वो मीडियम साइज होता है, ना ही छोटा ना ही बड़ा भाई। डोपिंग की बात होगी भाई तो हैवली डोप्ड होता है एमीटर, लाइटली डोप्ड होता है आपका बेस, और मॉडरेटली डोप्ड होता है भाई आपका कलेक्टर, ठीक है। तो ये लिखा ना, द मिडिल सेक्शन जिसको हम लोग बेस बोलते हैं बहुत ही थिन लेयर का होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मतलब यही जो है भाई, यही ये जो आपने सबसे पतला बना के रखा ना इसको, बेस को, यही जो है आपका मेन चीज है ट्रांजिस्टर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग कि भाई अगर इसको मैं मोटा बना देता, यानी इसका जो लेंथ है भाई, जो फिजिकल साइज है वो थिन ना रख करके अगर इसको थिक कर देते, ज्यादा मोटा कर देते, तब क्या दिक्कत होता? तब आपका ट्रांजिस्टर काम नहीं करता भाई, एम्पलीफिकेशन कर ही नहीं पाएगा। ये क्यों नहीं कर पाएगा, इस पर बात करेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब रियल लाइफ का भाई यहाँ पे इसने दिखा दिया भाई, रियल लाइफ में कुछ इस तरीके का ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, काफी छोटे होते हैं साइज में, और 3 टर्मिनल्स भाई दिखा दिया यहाँ पे, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3, एमीटर, बेस, कलेक्टर। अभी देखना पड़ेगा भाई, मैन्युफैक्चर पीछे में लिखा हुआ रहता है, फिर भाई उस पर बात करेंगे, ठीक है भाई, अभी समझिए। और ये इसका सिंबल होता है भाई, ठीक है ना, सिंबल पे भी आएंगे अभी हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा ना ऑरिजिन ऑफ द नेम ट्रांजिस्टर। भाई इसका नाम ट्रांजिस्टर कैसे पड़ा? तो भाई आज के सेशन में मे भी आपको दिक्कत हो समझने में कि भाई एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, या अभी आपने नहीं सीखा है, तो थोड़ा सा बस आप समझिए। देखिए थोड़ा सा मैं एडवांस समझा रहा हूँ। पहले तो सिंबल पे आते हैं भाई, सिंबल पे आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं। सिंबल देख लेते हैं पहले, कंस्ट्रक्शन जब देख लिया तो भाई सिंबल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए भाई, एरो एक में बाहर तरफ दिखाया हुआ है और एक में अंदर तरफ दिखाया हुआ है ना। तो एरो किसको बताता है? जैसे मेरे पास 2 तरह ट्रांजिस्टर है ना, एक NPN है और एक PNP है भाई, PNP, सही बात है। तो NPN की अगर बात करें
तो भाई इसको हम लोग बेस बोलते हैं, इस तरीके से बेस दिखाते हैं भाई, ठीक है। तो ये मेरा बेस हो गया और ये रिमेनिंग 2 टर्मिनल्स हो गया भाई। और इसका एक और यहाँ पे ये वाला डायग्राम भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका NPN, इसको दिखा देते हैं। ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। ध्यान देना भाई, ये N, ये P, ये बेस को P बोल रहा हूँ और ये अगेन N हो जाएगा, ठीक है। तो ये NPN है, ये भी मेरा NPN है। और NPN में एरो जो होता है भाई बाहर तरफ होता है, ये बाहर तरफ हो रहा है। इसका मतलब क्या कि भाई यहाँ से, क्योंकि एमीटर टर्मिनल है ना, तो यहाँ से एरो का मतलब होता है यहाँ से आई, मतलब एमीटर करंट जो है बाहर निकल रहा है भाई, ठीक है। एरो बताता है करंट यहाँ से निकल रहा है भाई, समझ में बात को। अब यहाँ पे आते हैं यही चीज़ भाई, ये एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है, ठीक है। तो क्योंकि डिफ़ॉल्ट में आपको याद रखना है भाई, हम लोग का जो एमीटर बेस जंक्शन होता है, क्योंकि इसमें 2 जंक्शन है ना, एक ये वाला J1 एक J2, तो भाई डिफ़ॉल्ट में याद रखना है कि भाई जो एमीटर और बेस है, ठीक है, एमीटर बेस यहाँ पे लिख देते हैं, एमीटर बेस जंक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड बाइस रहेगा, ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस, ठीक है भाई। ये डिफ़ॉल्ट में याद कर लीजिए, आगे चल करके आपको समझ में आया ऐसा क्यों, ठीक है ना। और वही अगर हम लोग भाई अगला जो जंक्शन है ये वाला, ये किसके बीच में, बेस और कलेक्टर बीच में है ना, तो बेस और कलेक्टर, ये वाला जो जंक्शन होता है भाई, ये ऑलवेज रिवर्स बाइस्ड होगा, समझे, ऑलवेज रिवर्स्ड बाइस। ध्यान देना आपको, ये 2 चीज याद रखना भाई। बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है ट्रांजिस्टर में, और बेस कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं हमेशा रिवर्स बाइस होगा भाई। अब फॉरवर्ड बाइस मुझे इसको करना है भाई, ये N है ये P है, इसको मुझे फॉरवर्ड बाइस करना है। कैसे करेंगे, तो भाई फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, N टाइप वाले सेमीकंडक्टर को नेगेटिव से जोड़ना होता है, इसको नेगेटिव जोड़ दीजिए। और ये बेस है, तो बेस भाई मेरा पॉजिटिव है ना, तो इसको P को पॉजिटिव से जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये बेस एमीटर जंक्शन क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया भाई। एक चीज़ और समझिए, देखिए यहाँ पे आने से पहले एक चीज़ और समझिए भाई, ट्रांजिस्टर जो है ना, जैसे भाई मान लेते हैं अगर हम लोग 2 पोर्ट नेटवर्क की बात करें भाई, बेसिक इलेक्ट्रिकल में 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ा होगा, या फिर ठीक है 2 पोर्ट नेटवर्क की बात कर लेते हैं, 2 पोर्ट नेटवर्क। भाई घबराना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक एनालॉगस दे रहा हूँ, नहीं भी पढ़ा हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लेक्चर बंद नहीं करना आपको। तो भाई 2 पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है, 2 टर्मिनल इनपुट के लिए दिया हुआ रहता है भाई, और 2 टर्मिनल आपको आउटपुट के लिए दिया हुआ रहता है। तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे कुछ भी जोड़ना है ना, जैसे भाई मुझे मान लेते हैं एक वोल्टेज सोर्स जोड़ना है, फिर बैटरी जोड़ना है भाई, तो 2 तार निकले हुए ना, तो 2 तार से भाई हम लोग इजीली एक तरीके से अपने सेल को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, प्लस माइनस। और आउटपुट लेना भाई, तो यहाँ पे लोड लगाना भाई, तो रेजिस्टेंस के भी 2 टर्मिनल होते हैं ना, जैसे लोड है भाई मेरा, तो लोड का 2 टर्मिनल, एक ये वाला एक ये वाला, इसको भाई इजीली हम लोग यहाँ पे लाकर जोड़ सकते हैं भाई, ये ऐसे जुड़ जाएगा। क्लियर हो रहा है, बोलिए। क्योंकि यहाँ पे जोड़ना मेरे लिए इसलिए ईजी था कि भाई इधर 2 टर्मिनल, इधर भी 2 टर्मिनल है, लेकिन अब ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा ये, ट्रांजिस्टर के अंदर तो भाई सिर्फ और सिर्फ 3 ही टर्मिनल है ना भाई, समझ में आया। ये एमीटर है, बेस है, कलेक्टर है, तो भाई एक ये तार हो गया एमीटर का, ये बेस का तार हो गया, और ये कलेक्टर का तार हो गया। तो भाई अब मैं यहाँ पे अगर बैटरी जोड़ना चाहता हूँ, ठीक है, ये 2 तार में भाई जैसे मान लेते हैं NPN, ठीक है ना भाई, तो भाई इसको मैंने नेगेटिव जोड़ दिया, इसको पॉजिटिव जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया मैंने। लेकिन अगर भाई इधर वाले को जोड़ना, ध्यान देना, ये जो बेस एमीटर जो जंक्शन होता है ना, बेस एमीटर, ये जो कनेक्शन किया इसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, इसका इनपुट बोला जाता है। अब मुझे आउटपुट लेना है भाई, तो आउटपुट लेने तो सिर्फ एक ही तार बचा ना, सिर्फ एक ही तार बच गया, तो एक तार से क्या आप जोड़ सकते हैं कुछ भी। कोई लोड जोड़ना होगा भाई, मान लें रेजिस्टेंस जोड़ना मुझे यहाँ पे, तो क्या आप जोड़ सकते हैं, इसका दूसरा तार मैं कहाँ कनेक्ट करूंगा फिर, तो ये दिक्कत आता है भाई इसमें। तो इसके लिए हम लोग को फिर एक टर्मिनल को कॉमन बनाना पड़ता है। कॉमन कहने का मतलब क्या है, जैसे बेस है भाई, तो बेस बीच में है ना, ये बेस इनपुट साइड में भी जुड़ गया है, और यहीं से हम लोग इसी बेस से भाई फिर हम लोग आउटपुट साइड में भी कनेक्शन ले लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भाई, क्योंकि बेस जो है इनपुट साइड में भी है और आउटपुट साइड में भी है, कॉमन हो चुका है। क्लियर हो गया। बेस एमीटर को हम लोग हमेशा इनपुट बोलते हैं, और बेस कलेक्टर साइड में हम लोग हमेशा आउटपुट बोलेंगे भाई। अच्छा, एक और कनेक्शन देख लीजिए यहाँ पे, ट्रांजिस्टर को इस बार भाई मैं इस तरीके से बनाता हूँ, इसको थोड़ा वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं। ये मान लेते हैं एमीटर है, ये भाई बेस है, और ये कलेक्टर है। तो इस बार देखिए हम लोग भाई मान लेते हैं ये NPN वाला है,
एन पी एन, ठीक है भाई, एन पी एन ट्रांजिस्टर है। तो भाई बेस एमिटर को तो मुझे हमेशा प्लस में रखना है, ये सॉरी फॉरवर्ड बाइस में रखना है। तो भाई यहाँ से क्योंकि एन टाइप है तो एन टाइप को भाई मैं नेगेटिव से जोड़ देता हूँ, और ये पी टाइप है तो पी टाइप को भाई मैं यहाँ पे पॉजिटिव जोड़ देता हूँ। कोई दिक्कत है? ये प्लस हो गया माइनस हो गया भाई। अब ये मेरा आउटपुट मतलब कलेक्टर है भाई, तो सीधी सी बात है, इस बार भाई एमीटर से ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे लोड लगा देता हूँ भाई। तो भाई देखिए, तो एमीटर मेरा कॉमन हो गया कि नहीं हो गया? ये इनपुट साइड में भी एमीटर है और आउटपुट साइड में भी एक तार भाई एमीटर का यहाँ से कनेक्शन लिया हुआ ना हम लोगों ने, तो इसको बोलते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन भाई। क्लियर हो गया? उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे उल्टा बना देता हूँ, इसको घुमा के लगाता हूँ भाई, ये मान लो कलेक्टर हो गया, इसको थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। भाई ये मान लेते हैं मेरा कलेक्टर है, ये मेरा बेस है और ये एमीटर है, और अगेन ये मान लेते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। तो भाई एमीटर को भाई हमेशा एन है तो भाई इसको नेगेटिव जोड़ेंगे, बेस को हम लोग हमेशा पॉजिटिव जोड़ेंगे। सही बात है? अच्छा, कॉमन कलेक्टर बताना ना भाई, कलेक्टर को कॉमन लेना मुझे। तो भाई इसको देखते हैं, ठीक है ना। ओवरऑल आप समझिए भाई, तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना होता है, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, एक होता है कॉमन कलेक्टर भाई। और ये बीच बीच में कॉमन क्यों आ रहा है कि भाई ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ तीन ही टर्मिनल्स होते हैं, तीन तार है भाई, तो मेरे को यहाँ पे एक को कॉमन लेना पड़ेगा ना, तभी तो भाई इनपुट में भी और आउटपुट में भी दो दो तार मिलेंगे इस तरीके से, ताकि हम लोग भाई इधर सिग्नल को जोड़ सकें या फिर भाई इनपुट को जोड़ सकें, और इधर भाई हम लोग अपने लोड को जोड़ सकें। क्लियर हुआ? अब आते हैं यहाँ पे, हम लोग अभी सिंबल की बात कर रहे हैं भाई। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं बता रहा था कि भाई जो बेस है ना, ये बेस जो है कॉमन रहेगा इनपुट साइड में भी। भाई इसको देखिए, एन को नेगेटिव से पी को पॉजिटिव जोड़ दिया, फॉरवर्ड बाइस कर दिया। और भाई अभी जस्ट बताया बेस कलेक्टर जो है, ये बेस कलेक्टर, ये जो जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस होना चाहिए। तो भाई ये एन है ना, तो इसको रिवर्स बाइस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव जोड़ना पड़ेगा। और ये बेस है मतलब पी टाइप है, तो पी टाइप क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो उसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन भाई। दोनों में इनपुट साइड में बेस आ गया, आउटपुट साइड में बेस आ गया। अब ध्यान समझिए भाई, अभी ये सिंबल समझने से पहले ना वर्किंग समझना पड़ेगा। रुकिए, वर्किंग पे आते हैं पहले ये कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। सब चीज़ समझ में आएगा भाई, सब चीज़ समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा ना ट्रांजिस्टर कनेक्शन के लिए क्या लिखा है इसने, देयर आर 3 लीड्स, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर सिर्फ 3 लीड्स होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर। हाउएवर व्हेन अ transistor is to be connected in a circuit, we require 4 terminals, 2 for the input and 2 for the output by. This difficulty is overcome by making one terminal of transistor common to the both input and the output terminal. The input is fed between this common terminal and the output of the other terminal. ठीक भाई, the output is obtained between the common terminal and the remaining terminal भाई। ठीक है, समझा दिया। तो इस बेसिस पे हम लोग 3 कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर भाई, ये पढ़ना होता है, आगे वाले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल में मैंने आपको एडवांस में समझा दिया। अब आते हैं ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है, फिर सिंबल पे आएंगे भाई। ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है ये पहले समझते हैं। तो हेडिंग आप डाल दीजिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर भाई, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है, वर्किंग की बात कर रहे हैं अब। तो अभी जस्ट वर्किंग में ही ये चीज़ समझना है भाई। अभी मैंने आपको रीज़न ये बताया ना भाई, बेस को हम लोग जानबूझ के पतला रखते हैं, यानी जो बेस वाला रीज़न है बहुत ही थिन रखा जाता है भाई। इसको जानबूझ के थिन क्यों रखते हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखिए भाई, मान लेते हैं मेरे पास ये एमीटर हो गया भाई, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। बेटर होगा कि भाई इसको हम लोग कहीं साइड में लिखते हैं भाई। ये मान लेते हैं NPN, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूँ एमीटर, इसको बोल रहा हूँ बेस और इसको बोल रहा हूँ कलेक्टर भाई। तो क्योंकि भाई अभी जस्ट बताया एमीटर मेरा हेवली डोप्ड होता है, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले हुए हैं भाई। क्योंकि पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज डाला ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो भाई वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठ गए, जो एक्स्ट्रा बच गया वो बाहर निकल गया भाई। फिर एक तरीके से यूं ही पड़े हुए हैं। और कलेक्टर को हम लोग मॉडरेटली डोप करते हैं, मतलब हल्का फुल्का डोपिंग करते हैं भाई। और जो बेस होता है इसको बहुत ही हल्का सा डोपिंग किया जाता है, बहुत ही लाइटली डोप्ड। क्लियर हो गया? अब इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं, क्योंकि भाई यही मेन चीज़ है। अब समझिए भाई, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मान लेते हैं भाई, डिफ़ॉल्ट में याद रखना भाई, एमीटर बेस ये स्पेस हम लोग का घेर रहा है, ठीक है ना। इसको आप डिफ़ॉल्ट में मान के चलिए, अपने दिमाग में रखिए भाई, कौन सा एमीटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर, ठीक है।
भाई मान लेते हैं इस ट्रांजिस्टर को मुझे ऑन करना, मेरे पास सिर्फ एक ही सेल है भाई, या फिर कहिए एक ही बैटरी है मेरे पास। तो भाई मान लेते हैं मैं इसको इस तरीके से लगाता हूँ, मान लेते हैं फॉरवर्ड बाइस करना चाहता हूँ भाई, एन को नेगेटिव जोड़ देते हैं और इधर भी नेगेटिव है भाई, तो इसमें अब कैसे भी लगाइए हमेशा ये क्या होगा, देखिए ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। ये मेरा नेगेटिव है, ये प्लस, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये भाई ये जो एमीटर है ये पूरा पूरा नेगेटिव से कनेक्टेड हो गया, क्लियर है। और ये वाला जो है पूरा पूरा पॉजिटिव से कनेक्टेड हो गया भाई। अब ध्यान देना है, समझिए बात को, यहाँ पे दो जंक्शन है J1 और ये J2। तो भाई जब आपने इस तरीके कनेक्ट किया ना, तो इन दोनों जंक्शन में से J1 में से या फिर J2 में से कोई एक फॉरवर्ड बाइस होगा भाई, कोई एक ना एक फॉरवर्ड बाइस होगा। कैसे भाई, जैसा J1 जंक्शन को देखिए भाई, इस वाले जंक्शन को देखिए आप भाई, ये जो N है ये तो N भाई नेगेटिव जुड़ा ना, ये बैटरी के नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये माइनस से जुड़ा, N था नेगेटिव जोड़ दिया। अब यहाँ पे ये तो भाई पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पॉजिटिव बनेगा। जब मान लेते 12 वोल्ट है भाई और ये मान लेते 0 वोल्ट है, या फिर भाई मतलब अभी समझिए भाई 12 वोल्ट दिया, तो भाई ये 12 वोल्ट जो है ना यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस 12 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे से आगे बढ़ेंगे ना वैसे से वोल्टेज धीरे धीरे घटते रहता है भाई, समझ में आ रहा बात को। जैसे भाई यहाँ पे 12 वोल्ट है ना, फिर इस पॉइंट पे 12 वोल्ट है, तो आगे जाएंगे भाई तो 10 मिलेगा कि भाई यहाँ पे मटेरियल आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होते रहेगा, ठीक है। ऐसा करंट बहेगा नहीं भाई, ध्यान समझिए, करंट बहेगा नहीं, कहीं पे ड्रॉप होगा नहीं। लेकिन फिलहाल तो समझिए, जैसे अगर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, अगर यहाँ पोटेंशियल 12 है भाई, तो आगे बढ़ते मान लेते इसमें रेजिस्टेंस है, तो आगे बढ़े तो धीरे धीरे क्या होगा, वोल्टेज डाउन होते चला जाएगा। तो भाई इस P पॉइंट पे आइए ना, यानी यहाँ पे आइए जिसको बेस बोल रहे हैं भाई, ये P वाला, तो P वाला भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा ना भाई, क्योंकि इसको प्लस से जोड़ रखा है हम लोगों ने भाई, ये P वाला भी कुछ ना कुछ प्लस पे होगा, ठीक है। तो ये जंक्शन J1 जो है ना भाई, ये फॉरवर्ड बाइस होगा, लेकिन J2 को देखिए थोड़ा सा, J2 मेरा यहाँ पे रिवर्स बाइस होगा भाई, समझे, ये रिवर्स बाइस है। कैसे, इसको देखिए, ये जो एन टर्मिनल है भाई, ये J2 जंक्शन को देखने के लिए भाई मुझे एक साइड ये देखना पड़ेगा, इधर देखना पड़ेगा ना, इस वाले रीजन को। तो भाई एन तो भाई मेरा नेगेटिव से ये पॉजिटिव जुड़ा हुआ ना, लेकिन भाई एन टर्मिनल को हमें हमेशा फॉरवर्ड बाइस करने के लिए नेगेटिव से जोड़ा जाता है, और ये जुड़ा हुआ पॉजिटिव से। तो भाई ये अभी पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, और इधर वाला देखिए तो भाई ये P जो है मेरा नेगेटिव है, जबकि P मेरा पॉजिटिव जुड़ा होना चाहिए। तो ये जंक्शन J2 जो है मेरा रिवर्स बाइस में है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बैटरी लगाते हैं, तो भाई एक जंक्शन तो मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जा रहा है, लेकिन एक जंक्शन मेरा रिवर्स बाइस हो जा रहा है भाई। तो ये जो फॉरवर्ड बाइस हुआ, तो भाई मान लेते हैं यहाँ से भाई कुछ इलेक्ट्रॉन आगे गए, कुछ आगे गए भाई, लेकिन भाई ये रिवर्स बाइस में है ना, ये हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, मतलब ये अंदर से टूटा हुआ है भाई, अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होने देगा। ये जंक्शन J2 भाई ये रिवर्स बाइस में है अभी, मतलब कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगा भाई, समझ में बात को। उसी तरीके से अगर मैं बैटरी को घुमा दूं भाई, बैटरी को पलट देते हैं, तो देखिए फिर से बनाता हूं मैं भाई, अब फटाफट करेंगे। बैटरी को आप पलट के लगा दीजिए, ठीक है। इसको हैवली डोप करना है, इसको लाइटली डोप करना है भाई। तो देखिए ये भाई मेरा NPN, तो इस बार क्या कीजिए, इस बार भाई इधर प्लस कर दिए, इसको माइनस कर दीजिए। तो इस बार देखिए ये जो जंक्शन है ये J1 है भाई, J1 और ये J2। तो इस बार ध्यान से देखिए, J2 इस बार फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा भाई, N जो है नेगेटिव जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव, यानी N वाला जो है नेगेटिव जुड़ा हुआ है भाई। और ये इधर P देखेंगे तो भाई ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक भाई पॉजिटिव ही है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी P जो है अभी पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव है भाई। तो ये वाला जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, समझे। लेकिन ये J1 जंक्शन देखिए ध्यान से, J1 मेरा रिवर्स बाइस में है भाई, J1 जंक्शन जो है आपका रिवर्स बाइस में है यहाँ पे। कैसे भाई, तो देखिए ये N है, तो N को मुझे नेगेटिव जोड़ना चाहिए था ना। J1 जंक्शन देखने के लिए भाई मुझे क्या देखना पड़ेगा, इधर वाला हिस्सा और इधर वाला हिस्सा भाई। तो ये N टाइप सेमीकंडक्टर है ना, N को आपने पॉजिटिव से जोड़ रखा है, जबकि फॉरवर्ड बाइस करने के लिए नेगेटिव जोड़ना चाहिए हम लोगों को। यानी अगेन ये जंक्शन तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस हो गया, लेकिन भाई ये जो है मेरा रिवर्स बाइस में, यानी अभी भी यहाँ पे क्या हाई रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो कोई भी करंट फ्लो होने नहीं देगा भाई, ये बीच में बैरियर क्रिएट कर रहा है। यानी ट्रांजिस्टर कभी भी सिंगल सेल से या फिर ये सिंगल बैटरी से कभी भी ऑन नहीं होता है भाई। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसको स्टार्ट कैसे करें। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करते हैं, और यहाँ पे अब हम लोग दो सेल को कनेक्ट करेंगे भाई। ये भाई मान लेते हैं NPN, इसमें भाई इलेक्ट्रॉन्स है हैवली डोपिंग, क्योंकि ये एमीटर है हम लोग का, ये लाइटली डोप होता है भाई, और ये आपका मॉडरेटली डोप होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि भाई N है P है, तो भाई यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप किए होंगे इधर,
इधर प्लस प्लस, मतलब पूरा अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आगे इधर वाले से है ना, तो इधर नेगेटिव 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 इस तरीके बन गया होगा। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन है तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप किए होंगे जब ये दोनों को डिफ्यूज़ किया गया होगा, तो इधर प्लस 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 और इधर माइनस 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 माइनस, इस तरीके से है भाई। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि भाई अभी हम लोग को डिफ़ॉल्ट में पता है कि भाई ये मेरा एमीटर है और ये मेरा बेस है भाई। तो बेस एमीटर को हम लोग हमेशा क्या करता है फॉरवर्ड बेस में, तो एन टाइप को फॉरवर्ड बेस करने के लिए नेगेटिव जोड़ेंगे और इसको भाई पॉजिटिव जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जंक्शन जो है, ये जो जंक्शन है भाई ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बेस हो जाएगा। फॉरवर्ड बेस होगा इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है भाई, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इधर से नीचे आने लगेंगे भाई, ऐसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा भाई। अपने आप में डायोड है ना एक तरीके से, इसको फिलहाल के लिए आप भूल जाइए। तो भाई अपने आप में एक डायोड है, डायोड को फॉरवर्ड बेस कर दिया भाई, कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे कंप्लीट करेंगे भाई पाथ, और होल्स जो है भाई इधर की तरफ आएंगे। क्लियर हो रहा है, बताइए। तो हम लोगों ने बेस एमीटर को फॉरवर्ड बेस कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये जो बेस और कलेक्टर है इसको हम लोग रिवर्स बाइस करते हैं भाई। तो रिवर्स बाइस करने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट में बता रखा है भाई इसको रिवर्स बाइस करना है, तो एक और हम लोग सेल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई P को हम लोग नेगेटिव जोड़ देते हैं, N को हम लोग पॉजिटिव से, क्योंकि हम लोग को हमेशा रिवर्स बाइस करना होता है इसको, ठीक है। तो ये प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब ध्यान से समझिए, जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी लगाया भाई, रिवर्स बाइसिंग किया, तो सीधी सी बात सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे भाई। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, ध्यान समझिएगा, सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर की तरफ आ जाएंगे भाई, दीवार की तरफ सट जाएंगे, क्योंकि भाई खींचेगा ना, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर ये अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो P टाइप है भाई, क्योंकि ये नेगेटिव जोड़ रखा है तो होल्स को भाई खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो भाई होल सारे इधर आ जाएंगे। मतलब ओवरऑल समझिए ना, रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन लेयर क्या हो जाता है, फैल जाता है भाई, वही चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको। अच्छा एक और चीज़ समझिए भाई, मान लेते हैं, ध्यान समझिए, ये जो एन टाइप है ना भाई, ये अपने आप में न्यूट्रल होगा भाई, जितना इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना भाई प्रोटॉन होंगे ना, समझ में आ रहा बात को, ये अपने आप में न्यूट्रल होता है भाई। अब भाई क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बाइसिंग किया तो कुछ इलेक्ट्रॉन भाई मान लेते हैं एक दो यहाँ से जंप किए भाई, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया भाई, ऐसे आ रहा है, तो सीधी सी बात है जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, जैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई, ये पूरा जो एन टाइप है इस पर एक +1 चार्ज आ जाएगा, समझे। तो अगर आप अगला इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं ना, तो भाई अगला इलेक्ट्रॉन खींचने में आपको यहाँ पे ताकत लगाना पड़ेगा, बैटरी ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि भाई ये प्लस है ना, ये प्लस चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ेगा नहीं, ये अट्रैक्ट करके रखेगा, ये समझ में आया। तो अभी आते हैं इस पर, इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा भाई अभी फिलहाल के लिए, इसको छोड़ते हैं अभी। अब समझिए भाई, अब फिर से समझिए, हम लोगों ने भाई बेस यानी जो एमीटर और बेस जंक्शन भाई हम लोग फॉरवर्ड बेस किया, फॉरवर्ड बेस करते हैं क्या हो गया कि भाई ये जो एन टाइप है ना भाई, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे आई तरफ शिफ्ट होंगे भाई, क्योंकि ये प्लस वाला जो है सारे इलेक्ट्रॉन को भाई खींचेगा अपने तरफ। क्लियर हो रहा है, बताइए। देखिए यहाँ पे समझाता हूँ, ये वाला डायग्राम ऐसे रहने देते हैं, यहाँ पे आप समझिए। अब ओवरऑल समझिए भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, थोड़ा बेस मुझे चौड़ा करके दिखाना पड़ेगा। ये भाई एमीटर है, ये बेस है, कलेक्टर है। मैंने बोला कि भाई ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे इलेक्ट्रॉन को बेस की तरफ खींचेगा, यानी एमीटर के जो इलेक्ट्रॉन्स है भाई ये इस डायरेक्शन में भागेंगे, समझ में आया। ये फॉरवर्ड बेस, ये जो डिप्लेशन लेयर भाई ये तो खत्म हो गया ना, फॉरवर्ड बेस में है ये J1 जंक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है भाई बेस की तरफ आएंगे। क्लियर है। जैसे भाई मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कनेक्शन भी कर देते हैं ना, NPN है, तो भाई इसको नेगेटिव से इसको पॉजिटिव जोड़ देते हैं। क्लियर हुआ। तो भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से निकलेंगे और बेस में जाएंगे भाई, यहाँ से निकलेंगे एक यहाँ पे जाएंगे, बेस में जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे बेस में जाएंगे, एक मिनट भाई, बेस में जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब क्योंकि ध्यान दीजिए बेस को भाई मैंने बहुत ही लाइटली डोप्ड किया है ना, तो भाई इसमें एक दो होल्स होंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन्स तो भाई होल्स के साथ क्या हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। ध्यान देना जो होल्स होते हैं ना भाई, ये होल्स कहाँ होते हैं, होल्स जो होते हैं वैलेंस बैंड के अंदर होता है। ध्यान देना यहाँ पे होल्स हैं, समझ में आया। तो और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स भाई ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर निकले हुए हैं ये,
ये बाहर निकले हुए हैं। तो अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे आ रखे हैं भाई, ये होल के साथ रिकम्बाइन करना चाहते हैं, यहाँ पे जाके घुसना चाहते हैं भाई, तो इनको अपना एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा भाई। फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, एक बार अच्छा खासा एनर्जी होगा तो भाई एनर्जी रिलीज करेंगे और फिर इस होल का जो एनर्जी उस लेवल को मैच करवाएंगे और ये जाकर के रिकम्बाइन हो जाएंगे यहाँ पे भाई। यानी यहाँ पे जो होल था, ये होल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा भाई, ये होल खत्म हो जाएगा, समझे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया ना, होल का मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी भाई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर गया, तो ये जो होल है भाई, ये होल कहाँ चला जाएगा, अगले किसी न किसी एटम में चला जाएगा भाई। होल्स कैसे ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे ट्रैवल करता है भाई, ये सब डायोड में मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी, समझे? तो वही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई एक दो इलेक्ट्रॉन जो है इन होल के साथ रिकम्बाइन कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो भाई यहाँ पे अगर ये होल फिल हो गया तो भाई होल कहीं और चला जाएगा, होल किधर तरफ भागता है, ये नेगेटिव है ना, ये होल पॉजिटिव तरफ होता है भाई, तो यहाँ से होल किधर जाएगा, इधर तरफ आएगा, ऐसे जाएगा ये, समझे? क्लियर हो रहा है? तो अब समझिए, ओवरऑल समझिए भाई, कहानी को फिर से समझिए, इसे मिटाते हैं भाई। मैंने बोला इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, हैवली डोपिंग किया हुआ था भाई। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया तो भाई कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है होल, यहाँ पे जो पीट बेस में जो होल्स हैं भाई, बेस रीजन में जो होल्स हैं, इनके यहाँ रिकम्बाइन कर जाएंगे, सही बात है? और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाई, क्योंकि बहुत पतला होता है, अपने आप बहुत पतला होता है, तो यहाँ से भाई क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, तो उन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है भाई। काइनेटिक मतलब हाफ mv² भाई, मास तो नेग्लिजिबल है ना, तो इनका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगा, समझे? काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई, समझते क्या, मास नेग्लिजिबल होता है 10⁻³ kg भाई, तो मास तो नेग्लिजिबल है, तो भाई वेलोसिटी इनका क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा ना भाई। तो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो भाई ये क्या होते हैं, मान लेते हैं भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, ठीक है, तो इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी था, मतलब इसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई था, तो सीधे ये जो बैरियर है ना J2 जंक्शन जो रिवर्स बाइस में भाई, इसको एक तरीके से नॉकआउट करके बाहर निकल जाएगा, मतलब सीधे कलेक्टर में पहुंच जाएगा भाई। उसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन भाई मान लेते हैं इसके पास भी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है, तो भाई ये पहला जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस है, तो उसके लिए बैरियर है नहीं भाई, तो अगला जंक्शन क्या हो जाएगा, तुरंत भाई यहाँ पे ध्यान देना ना, ये जो जंक्शन है रिवर्स बाइस में, ये सिर्फ यही वाला, यही रीजन जो नेगेटिव है ना, यही एक तरीके से इसके लिए बैरियर की तरह काम कर रहा है। लेकिन इस साइड जो प्लस 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 है ना भाई, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा एक्सेलरेट कर देगा भाई, क्योंकि ये प्लस है, तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए जो मेन बैरियर है ना, ये वाला ये सिर्फ और सिर्फ बैरियर है भाई, सुनना है बात को, नेगेटिव वाला, उसके आगे तो प्लस 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 है ना, तो ये इनके पास इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होता है कि भाई जब यहाँ से चलेंगे ना, यहाँ से जैसे ही चलेंगे भाई, एक मिनट भाई रुके, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, तो ये पहला जंक्शन तो इजीली पार कर जाएंगे। अब ये बेस क्योंकि बहुत पतला है भाई, यहाँ पे रुकने का जगह है नहीं और उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, तो सीधे बाहर निकल जाएंगे, ठीक है भाई, यानी कलेक्टर में पहुंचते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई बेस को हम लोग जानबूझ के इसलिए यहाँ पे पतला रख रहे हैं ताकि हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाए, कलेक्टर में पहुँचे। क्लियर हो रहा है? और जो रिकम्बाइन कर गए ना भाई, जो रिकम्बाइन करके, ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉन ये होल्स के साथ रिकम्बाइन कर गए, तो यहाँ पे तो होल्स खत्म हो गया, तो ये होल्स फिर कहीं और ऊपर बन जाएगा। फिर मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के नीचे वाले होल के पास आ जाएगा भाई यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा ना, एक मिनट रुकिए, इसको हटाते हैं यहाँ से, ओवरलैप हो रखा है भाई। समझिए, मैंने बोला पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बेस करंट कैसे बनता है। मैंने बोला भाई कि मान लेते हैं यहाँ पे 3 होल्स थे भाई, ठीक है ना, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलाइए भाई, पहले मान लेते इस होल के यहाँ रिकम्बाइन कर गया, तो यहाँ से होल खत्म हो जाएगा, होल खत्म हो गया ना भाई, रिकम्बाइन करो तो होल खत्म, तो ये होल कहीं और बनेगा। अब ध्यान समझिए, अब कहाँ बनेगा हम लोग को पता नहीं, इनका बहुत रैंडम डायरेक्शन होता है भाई। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, मान लेते इस वाले होल से अब निकल करके यहाँ पे आ गया, यानी इस वाले का रिकम्बाइन कर गया, फिर इस वाले का रिकम्बाइन करेगा और फिर ये बाहर निकलेगा। होल्स कभी बाहर नहीं निकलते हैं भाई, होल्स सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं, वायर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल रहा है ना भाई, क्योंकि एट द एंड ये प्लस है ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और होल्स किधर की तरफ भागेंगे, होल्स किधर तरफ भागेंगे भाई, इधर तरफ की भाई, ये नेगेटिव है ना, इधर आने की कोशिश करे, सब यहाँ पे इकट्ठा होंगे। तो अब समझिए भाई कि इधर की तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये बहुत कम अमाउंट में आते हैं भाई, क्योंकि जो रिकम्बाइन करेगा होल्स के साथ वही इलेक्ट्रॉन नीचे तरफ आएंगे, या फिर 1-2 एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं भाई इसके पुल के कारण भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भाई बहुत सारे आ रहे हैं, तो इधर बहुत ना के बराबर आते हैं। जैसे 1000 इलेक्ट्रॉन अगर मान लेते हैं एमीटर से निकले भाई, तो 1000 में से भाई मान लेते हैं आपके 950 इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये सीधे इनके पास इतना सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होता है भाई, इस वाले बैरियर को जंप करके सीधे कलेक्टर में आ जाएंगे। अब 50 इलेक्ट्रॉन जो है भाई आपका नीचे तरफ आएगा,
क्लियर हो रहा है? तो भाई इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम आ रहा है तो सीधी सी बात है, और यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहा है ना, ऐसे बह रहा है, तो करंट कैसे बहेगा? करंट हमेशा प्लस से निकलता है भाई, तो इधर से निकलेगा। ये जो करंट होता है तो बेस करंट बोलते हैं हम लोग, IB। क्लियर है? तो यही चीज़ यहाँ पे अब समझिए, यही चीज़ यहाँ पे समझिए भाई। ऐसा मिटा देता हूँ मैं। अब रफ आइडिया लीजिए। भाई मान लेते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये सीधे आया बेस में, और बेस का जो दूसरा जंक्शन ये वाला भाई इसको नॉक करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे पहुँचा, ध्यान दीजिए, पहले से इलेक्ट्रॉन तो भाई सारे साइड हो रखे थे, ठीक है भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या कर रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन को इधर चिपका रखा था भाई। तो ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया भाई, ये एमिटर का इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना इसमें, तो भाई इस पर क्या हो जाएगा, पहले ये पूरा एन टाइप जो था न्यूट्रल था भाई, लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने चलते क्या हो जाएगा, ये पूरा -1 चार्ज आ जाएगा भाई। बाहर से इलेक्ट्रॉन आ गया ना, इसमें कोई एटम है तो भाई इसमें अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल देंगे तो भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ना, नेगेटिव आयंस बन जाएगा ये, ठीक है। अब मान लीजिए भाई इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं, है ना, जमा हो रहे हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जमा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ते चला जाएगा भाई, नेगेटिव चार्ज बढ़ते चला जाएगा। तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज होगा तो सीधी सी बात है भाई, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना वो भाई एक तरीके से भाई नेगेटिव चार्ज है ना, ये पूरा नेगेटिव तरह बिहेव करते हैं, एक दूसरे रिपेल करेंगे ना भाई, ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा होगा भाई, समझ में आया? तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो सकते हैं, यहाँ से भाई यहाँ निकल सकते हैं, इजीली निकलना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? इजीली एक तरीके से ऐसे निकलना स्टार्ट कर देंगे। पहले क्यों नहीं निकल रहे होंगे भाई, पहले क्यों नहीं निकल रहे होंगे, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ ना। पहले भी तो यहाँ पे प्लस था माइनस था, ध्यान समझिए, पहले क्यों नहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, क्योंकि भाई आप समझिए यहाँ से, क्योंकि भाई ये पहले न्यूट्रल है ना, सारा न्यूट्रल, ये एन टाइप जो है न्यूट्रल है भाई। तो अगर यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है तो भाई इस पर तुरंत एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना भाई, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब कि अब यहाँ से, अब मान लीजिए बैटरी ताकतवर लगाया भाई, ताकतवर लगाया आपने, तो 1-2 इलेक्ट्रॉन तो ईजिली निकल जाएगा, 1-2 इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल जाएगा यहाँ से। लेकिन भाई जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जाएगा उतना भाई इस पर प्लस 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 चार्ज होता है, बढ़ते चला जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज बिहेव करेगा ये। तो अगला जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, अब नहीं निकाल पाइएगा इसको आप, क्यों भाई, क्योंकि जैसे निकालने की कोशिश कीजिएगा ये बाउंड्री जो है प्लस है ना, इसको खींच लेगा अंदर तरफ। तो यहाँ पे अगर और निकाला तो भाई ताकतवर बैटरी लगाना पड़ेगा आपको, समझे। लेकिन जब आप भाई यहाँ पे आपने फॉरवर्ड बाइसिंग कर दिया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जमा हो रहे हैं, तो भाई अब ये बाहर से इलेक्ट्रॉन जमा हो गया तो भाई नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और नेगेटिव चार्ज बन गया तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे रिपेल कर रहे होंगे, तो भाई यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। यानी फर्स्ट केस में, ध्यान दीजिए, फर्स्ट केस में भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1-2 निकल सकते थे इस बैटरी के ताकत के कारण, लेकिन कभी भी वो सस्टेनेबल करंट नहीं देंगे भाई आपको, उसके चलते करंट कंटिन्यू नहीं मिलेगा, कुछ क्षण के लिए मिल सकता है, उसका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल करके यहाँ पहुँच गए तो भाई ये नेगेटिव चार्ज तरह बिहेव करेगा, और यहाँ से रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजीली निकल जाएगा भाई, और इधर से आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचते चला जाएगा, आ रहे हैं खींचते चला जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ से सस्टेनेबल करंट मिलता है। जैसे कैपेसिटर में देखिए ना भाई, मान लेते हैं मेरे पास 2 पैरेलल प्लेट है भाई, इस तरीके के मेटल के बने हुए, ठीक है। तो भाई ये मान लो 12 वोल्ट का बैटरी लगाया भाई, अभी मान लेते 6 वोल्ट का पहले लगाते हैं, तो ये प्लस है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे जमा करवाएगा भाई। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, ऐसा होता है इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा भाई। मान लेते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने खींचा भाई, बैटरी भी ताकतवर है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसे खींच लेगा इजीली, और इसमें जमा कर रहा है, तो भाई अगेन इस पर क्या हो जाएगा, एक और प्लस, इस पर एक और नेगेटिव, तो भाई इलेक्ट्रॉन फर्दर खींचते जा रहा है, तो भाई प्लस प्लस प्लस, जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ही प्लस प्लस होगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा करे उतना माइनस 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 होता जाएगा भाई। अब ध्यान दीजिए, अब भाई मान लेते हैं एक और इलेक्ट्रॉन आप खींचना चाहते हैं यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन और खींचना चाहते हैं यहाँ से, भाई अब नहीं खींचेगा, ये बैटरी के पास इतना ताकत नहीं होगी भाई, क्योंकि प्लेट खुद ही पॉजिटिव तरह बिहेव कर रहा है ना, ये पूरा प्लेट पॉजिटिव चार्ज तरह बिहेव कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है भाई, तो यहाँ से खींचने की कोशिश कीजिएगा ना, तो ये प्लस वाला इसको अट्रैक्ट करेगा ना, जाने नहीं देगा, ये कहेगा मेरे अंदर ही रहो यहाँ पे, समझ में आया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को फर्दर खींचना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, 6 वोल्ट से काम नहीं चलेगा, वोल्टेज को आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा भाई, तब जाकर के आप इस इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन खींच के फिर यहाँ पे जमा करेंगे, समझे। और क्योंकि वोल्टेज को बढ़ा दिया तो 2-3 इलेक्ट्रॉन और खींच लेते हैं भाई, 2-3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और इजीली खींच सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना ज़्यादा ये प्लस 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 होते जा रहा है। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा कि भाई आप इससे फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकते हैं। अगर फर्दर इलेक्ट्रॉन खींचना होगा भाई तो वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, ये प्लस वाला खींच लेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, समझ में आया।
और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच तो लिया आपने, यहाँ पे जमा करने में भी भाई ऑलरेडी नेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, भाई ये प्लेट ही अपने आप में नेगेटिव हो गया बहुत ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज में ठूस रहा है भाई अंदर से, तो भाई जाने भी नहीं देगा ना, एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव भरा हुआ है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज, ये प्लेट भी नेगेटिव, तो रिपेल करेगा ना, सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं भाई, तो नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव प्लेट पे डाल रहा है, नहीं जान देगा, तो बैटरी का ताकत बढ़ाना पड़ता है, वही चीज़ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ भाई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया भाई ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। तो ओवरऑल समझिए, समरी दे रहा हूँ कि भाई जैसे ही आपने एमिटर बेस को फॉरवर्ड बाइज कर दिया, तो भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है चलना स्टार्ट करेंगे, ये कहाँ पहुँचेंगे, सबसे पहले पहुँचेंगे बेस में भाई, और बेस में कुछ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर जाएंगे, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन यहाँ से सेकंड जंक्शन को बाईपास मतलब बैरियर क्रॉस करके फिर यहाँ से भाई इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है, तो भाई करंट कैसे बहेगा, करंट ऐसे बहेगा भाई, क्योंकि ये प्लस है ना, तो यहाँ से करंट निकलेगा, इसको बोलते हैं आईसी, कलेक्टर करंट, यानी यहाँ पे कलेक्टर करंट घुसेगा, यहाँ से भाई बेस करंट निकलेगा, सॉरी एक मिनट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, बेस करंट ऐसे आएगा, बेस करंट यहाँ पे आएगा भाई, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए कि भाई यहाँ से बेस करंट जा रहा है, या फिर पहले इलेक्ट्रॉन का देखिए ना, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखिए भाई, करंट का दिखाता हूँ मैं आपको, पहले इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देखिए भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सही बात है, इलेक्ट्रॉन आएगा ऐसे, ठीक है, जैसे भाई मान लो 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, तो 1000 में से भाई हमारे इधर 50 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, और 950 इधर आ गए, सही बात है, 50 इलेक्ट्रॉन से घूम करके फिर से आ रहे हैं इसी में, 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से अब ये क्योंकि दोनों एक ही तार है ना, ध्यान दीजिए, ये दोनों एक ही तार है भाई, कॉमन होता ही है, अभी जस्ट समझा दिया मैंने आपको, तो इसको एक ही तार से दिखा देते हैं, ऐसे एक ही तार से जोड़ देते हैं भाई। तो इधर से आ रहे थे 50 इलेक्ट्रॉन, और इधर से आ रहे हैं भाई, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, तो भाई इधर से हमारे 950 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इधर से आएंगे, इधर से यहाँ पे भाई 950 इलेक्ट्रॉन, तो इस पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे, यानी यहाँ पे भाई 950 और ये 50, 1000 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और ये 1000 इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पे घुसेंगे भाई, ठीक है। तो उसको 1000 कर लेते हैं डायरेक्ट, 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे वापस, यानी जितना इलेक्ट्रॉन निकला था भाई उतना वापस आ गया। केसीएल यही तो कहता है, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना वापस आना चाहिए भाई। क्लियर हो गया, बताइए। तो इस तरीके से काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन भाई देख लीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें भाई करंट जाएगा। अब करंट का डायरेक्शन देख लीजिए, करंट डायरेक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको। इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया, नया फोटो बनाते हैं भाई, NPN। तो भाई इसको दिखा देते हैं, ठीक है। ये होता है आपका P को नेगेटिव से, N को पॉजिटिव से, ठीक भाई। तो ये प्लस है माइनस है, ये प्लस है माइनस है। तो यहाँ से, यहाँ समझिए, यहाँ से भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1000 इलेक्ट्रॉन अंदर घुस रहे थे भाई, तो करंट यहाँ से निकले, इसको बोलते हैं एमिटर करंट। ये एमिटर करंट यहाँ पे आके दो पार्ट में टूटे भाई। ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहे थे ना, तो भाई करंट कहाँ जाएगा, इसमें घुसेगा भाई, बेस करंट ऊपर घुसेगा, और यहाँ से भाई कलेक्टर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से टोटल करंट निकला, और इस पॉइंट पे आते ही दो पार्ट में टूटे ना, IB और। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि भाई I जो होता है सम होता है किसका, बेस करंट और कलेक्टर करंट का भाई, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, बेस करंट काफ़ी नेग्लिजिबल होता है। अभी जस्ट बताना, ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं बहुत कम संख्या में आते हैं भाई। तो अगर आप बेस करंट को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, तो भाई एमिटर करंट जो होता है अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है IC के भाई, ठीक है। ऐसे ही हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद रखना है। क्लियर हो गया, यही चीज़ आपका यहाँ पे दिखाया भाई, किताब में ही दिखाया है। NPN है ना, NPN देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एमिटर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई। क्लियर हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्यों भाई, क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बेस किया ना। देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, P को पॉजिटिव से, N को नेगेटिव से, तो भाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब कुछ होल के सारी कंबाइन हो, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन आपके कलेक्टर में पहुँच जाएंगे, फिर कलेक्टर से होते हुए यहाँ से बाहर निकलेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर से बेस से आ रहा है भाई, और यहाँ पे मिलेंगे, तो इधर से 950 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भाई 50 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मिलते ही भाई कितना हो जाएगा, 1000 इलेक्ट्रॉन, और ये वापस ऐसे घुस जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है भाई। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन है जस्ट उल्टा भाई। यहाँ से मेन करंट निकलेगा I, और यहाँ पे ऊपर जाएगा बेस करंट, और इधर चला जाएगा IC भाई, ठीक है। सेम वर्किंग जो है PNP के लिए दिखाया भाई। तो PNP में देख लीजिए, ये P है, N है, तो भाई बेस एमिटर को, ये मेरा बेस है, सॉरी ये एमिटर है भाई, और ये मेरा बेस है। तो इसको फॉरवर्ड बेस करना है बेस एमिटर को। तो P को पॉजिटिव से जोड़ेंगे इस बार, और N को भाई हम लोगों ने नेगेटिव जोड़ दिया। क्लियर है, बताइए। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई पॉजिटिव चार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन वायर में इलेक्ट्रॉन रहते हैं सिर्फ, तो ये पॉजिटिव होते इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल कर भाई इधर आएंगे, या फिर होल्स को देखिए भाई, होल्स हमेशा इधर की तरफ आएंगे भाई, समझे भाई। P टाइप में होल्स होता है ना, तो होल्स हमेशा क्या जाएंगे, होल्स नेगेटिव तरफ आएंगे भाई, नेगेटिव इधर तरफ जाएंगे, यानी बेस में जाएंगे। क्लियर हुआ, तो इस समय दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो ओवरऑल देख लिए करंट का डायरेक्शन दिखाया ना कि भाई एमीटर करंट जो है ऐसे जाएगा, इसमें बेस करंट जो है भाई ऐसे आएगा और कलेक्टर करंट जो है भाई ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके दोनों IB/IC मिलके ये बनते हैं भाई। अब आते हैं हम लोग अपने सिंबल में भाई। सिंबल की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, सिंबल में आइए। तो भाई अभी जस्ट समझा दिया मैंने आपको। तो ओवरऑल देखिए मैंने क्या बोला कि भाई ये जो एरो है, ये एरो बताता है किसको, करंट के डायरेक्शन को। यानी ये मेरा एमीटर है, ध्यान दीजिए ये एमीटर है भाई, और ये मेरा बेस है, और ये NPN है, NPN भाई देखिए ना, NPN ट्रांजिस्टर लिया ना हम लोगों ने। तो NPN ट्रांजिस्टर में जस्ट समझाना कि भाई एमीटर से मेरा करंट निकलता है, मतलब एमीटर टर्मिनल से मेन करंट निकलता है भाई। देखिए NPN ट्रांजिस्टर, तो भाई इसमें एमीटर होंगे, सॉरी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, इसमें होल्स होंगे 1-2, और इसमें भाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अभी जस्ट देखिए इसको भाई फॉरवर्ड वाइज कर दिया, N को नेगेटिव से, P को पॉजिटिव से, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, है ना। तो अभी जस्ट समझाया ना भाई, इधर से 50 इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे थे, इधर से भाई 950 इलेक्ट्रॉन। लेकिन करंट की बात है तो करंट यहाँ पे ऊपर चढ़ेगा, बेस करंट, कलेक्टर करंट ऊपर चढ़ेगा। तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा आपका, I = दोनों का सम भाई, IB + IC, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं भाई, सॉरी करंट निकलता है भाई। ठीक है ना, तो ध्यान देना है कि भाई एमीटर टर्मिनल से, ये एमीटर का तार है ना, एमीटर टर्मिनल से, ये वाला एमीटर टर्मिनल से करंट निकलता था, एमीटर टर्मिनल से करंट निकल रहा है, इसलिए भाई यहाँ से मैंने एरो बाहर तरफ दिखाया है। ठीक है भाई, कि करंट यहाँ से निकलता है भाई, एमीटर टर्मिनल से करंट निकलता है। क्लियर हो गया। तो NPN ट्रांजिस्टर में ये एरो जो है करंट के डायरेक्शन को बताता है भाई, कि एमीटर करंट निकल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो एमीटर करंट अगर यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ से भाई बेस करंट घुसता होगा और कलेक्टर करंट यहाँ से आता हो। देखिए तो कलेक्टर करंट अंदर घुस रहा है, यहाँ पे घुसा दिया हम लोगों ने, बेस करंट घुस रहा है भाई, देखिए घुस रहा है, घुसा दिया, और ये दोनों सम होकर के बाहर निकलते हैं भाई। अब आते हैं दूसरा सिंबल जो PNP ट्रांजिस्टर का होता है भाई। ठीक है, तो ये बेस हो गया, एमीटर हो गया, कलेक्टर हो गया, PNP। तो यहाँ पे अंदर जाता है भाई करंट, ठीक है ना, एमीटर से करंट अंदर जाएगा, अंदर तरफ जाता है एरो। देखिए इसको समझा देता हूँ मैं आपको, इधर ऐसे बना होता ना हम लोग का डायग्राम, देखिए भाई यहाँ पे बना हुआ ऑलरेडी। इसका एक शॉर्टकट तरीका ही बताऊंगा भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पहले आप मेन चीज को समझिए भाई। ये प्लस है, माइनस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, ये करंट निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट ऐसे भागेगा भाई। ठीक है, ये करंट क्या होगा, एमीटर करंट, यानी इसमें एमीटर करंट घुस रहा है। ठीक है, ये प्लस है, माइनस, इसका मतलब क्या हुआ भाई, करंट ऐसे आएगा, यानी यहाँ से करंट मेरा निकलेगा, IC निकलेगा भाई, IC निकलेगा, ऐसे आएगा, यहाँ पे IC आ गया, और इधर से मेरा I निकल रहा है ना। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, बेस करंट आपका नीचे आएगा भाई, क्योंकि बेस और कलेक्टर मिल करके ही ये दोनों इस पॉइंट पे मिल जाएंगे भाई। तो यही तो मेरा I बनेगा इधर की तरफ, समझ में आया। तो ये करंट घुसता है अंदर में, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो एरो दिखा रहे हैं भाई, ये अंदर तरफ दिखा रहे हैं भाई, एमीटर में करंट घुस रहा है। ठीक है, एमीटर में करंट घुसेगा, कलेक्टर में यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ से बेस से निकलेगा भाई। अब इसको शॉर्टकट कैसे देखें, इसको याद कैसे करें भाई। तो याद करने का सिर्फ डायोड वाला याद रखना भाई। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, सही है। ये P बोलते हैं, इसको N बोलते हैं। तो करंट हमेशा क्या होता है, P से N की तरफ जाता है भाई। डायोड के अंदर P से N की तरफ जाता है ना भाई। ये P है, N है, इसमें भाई होल्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉरवर्ड बाइस किए तो प्लस, इसको माइनस, तो भाई इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा भाई। इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव तरफ आएंगे ना, इधर की तरफ आएंगे भाई। तो करंट कैसे बहेगा, करंट इधर तरफ बहेगा ना, ऐसे बहेगा, ऐसे, यानी ऐसे बहेगा, यानी P से N की तरफ। ये मेरा P है, N है, तो P से N की तरफ जा रहा है ना भाई, ऐसे जा रहा है P से N की तरफ, समझे। तो यही बोल रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, P से N की तरफ होता है भाई। ये करंट की डायरेक्शन बताता है P से N की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो भाई NPN में ये P है और ये मेरा N है भाई। तो हमेशा करंट कैसे निकलता है, P से N की तरफ, क्योंकि ये अपने आप में डायोड है ना, अपने आप में ये एक जंक्शन है भाई, किसके बीच में, एमीटर और बेस के बीच में। तो ये P है, N है, तो भाई करंट हमेशा P से N की तरफ जाएगा, इसलिए एरो ये भी दिखा दिया इस तरीके से। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए भाई, ये है मेरा PNP भाई, ये P है, N है, तो भाई ऐसे भागेगा ना, P से N की तरफ भागे तो ऐसे जाएगा ये, मतलब एरो अंदर तरफ दिखाना होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा भाई। ठीक है, तो यही सब भाई आपका फर्स्ट जो टॉपिक था ना, यही सब पढ़ना था हम लोग को। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे थे ना भाई। अब आते हैं, अच्छा एक चीज़ और समझिए भाई, इसके वर्किंग प्रिंसिपल में एक और चीज़ समझिए कि भाई ये एम्पलीफिकेशन कैसे काम करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने बेस को इतना पतला रखा, उसका महत्व क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई।
देखिए क्योंकि हम लोग को भाई NPN ये भाई एमीटर बेस कलेक्टर, तो भाई इसको हम लोग क्योंकि हमेशा फॉरवर्ड बाइस करते हैं ना, N को नेगेटिव से P को पॉजिटिव से, तो भाई जो फॉरवर्ड बाइस देना है ना, मान लेते हैं सिलिकॉन का है भाई, तो हम लोग को मात्र यहाँ पे 0.7 वोल्ट देना होता है, या फिर 0.7 वोल्ट से थोड़ा सा अधिक करेंगे तो भाई ये जंक्शन जो है ये आपका खत्म हो जाता है और ये कंडक्ट करना स्टार्ट करता है भाई। क्लियर हुआ? कहने का मतलब क्या है ना कि भाई जब तक यहाँ पे ये जो हाईली डोपिंग किया हुआ है अपने एमीटर में, यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जब तक यहां से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकलवाएंगे हम लोग, और यहां से इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग भाई, बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस करना पड़ेगा, समझे? और यहां पे जैसे ही फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो भाई यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सबसे पहले बेस में आएगा, कुछ रिकंबाइन कर जाएंगे, और ज्यादातर जो है भाई काइनेटिक एनर्जी हाई होने का भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत पतला है ना, जंक्शन बहुत पतला है बेस का, तो भाई यहाँ पे रुकने का जगह है नहीं, तो भाई ज्यादातर जो है काइनेटिक एनर्जी हाई होता है तो भाई सीधे क्रॉस करेंगे यहाँ पे, यानी कलेक्टर में पहुंचते हैं, और ये पहले से भी इसमें डोपिंग होगा भाई। क्लियर हो रहा है बात को? बोलिए भाई, जानबूझ के यहाँ पे पतला रख रहे हैं ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो एमीटर वाला इलेक्ट्रॉन है कलेक्टर में पहुंच जाए भाई। समझ में आ रहा है बात को? और फिर वापस भाई ये इलेक्ट्रॉन को भाई खींच लेगा ये पॉजिटिव वाला। तो समझिए यहाँ पे हल्का सा हम लोगों ने वोल्टेज अप्लाई किया, तो उसके चलते क्या हो रहा है, अच्छा खासा करंट, क्योंकि भाई जानबूझ के यहाँ पे डोपिंग हाई किया हुआ ना हम लोगों ने, तो यहाँ से सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है भाई आपका कलेक्टर में पहुंच जाता है, उसके चलते हम लोग क्या मिलता है इधर लार्ज करंट। और जस्ट बताया कि भाई बेस एमिटर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनपुट बोलते हैं भाई, ये इनपुट साइड है, और जो बेस कलेक्टर है इसको हम लोग आउटपुट साइड बोलते हैं भाई। तो इनपुट साइड में ध्यान दीजिए, इनपुट साइड में हम लोगों ने हल्का सा पोटेंशियल दिया, फिर जो इनपुट साइड का जो करंट है ना, ये भाई यहाँ से जो करंट आ रहा है, एक मिनट भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करंट ऐसे बहेगा ना, बेस करंट, समझे भाई? धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना भाई? ये इनपुट करंट बोलते हैं, बेस करंट जो मेरा इनपुट है ये। क्लियर है कि भाई वहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ नीचे तरफ आए तो करंट ऐसे बहेगा भाई। तो इनपुट साइड में हम लोगों ने क्या किया, बहुत ही हल्का सा करंट बहाया ना भाई, इनपुट साइड में बहुत ही छोटा सा करंट बहाया, लेकिन आउटपुट साइड में यानी जो कलेक्टर करंट है भाई, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे तो भाई करंट ऐसे बहेगा, तो ये करंट मेरा बहुत लार्ज मिलता है भाई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 950 बह रहे हैं ना भाई, समझे? तो इसके चलते मुझे लार्ज करंट देखने को मिलता है, यानी इनपुट साइड में छोटा सा करंट बहाने के चलते, फिर कहिए छोटा सा यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई करने से, या फिर करंट को ले लेते ना, करंट भाई, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या है, ये करंट कंट्रोल डिवाइस होता है भाई, ठीक है ना? इनपुट साइड का आप हल्का सा करंट में चेंज कीजिए तो आउटपुट साइड में आपको बहुत लार्ज करंट में चेंज देखने को मिलता है भाई, यानी बेस करंट जो है बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है? यानी हल्का सा करंट चेंज करेंगे तो भाई कलेक्टर करंट मेरा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अभी जस्ट बताना, एमीटर करंट क्या है भाई, IB प्लस IC है, और ये क्योंकि काफ़ी नेग्लिजिबल होता है तो भाई I जो है अप्रोक्सीमेटली IC के बराबर होता है भाई, यानी ये छोटा सा करंट, इनपुट साइड में छोटा सा करंट हम लोग फ्लो करवा रहे हैं, तो आउटपुट साइड में मुझे बहुत लार्ज करंट मिल रहा है भाई। क्लियर हुआ? और इसको आप ऐसे समझिए, अभी हम लोग बाइसिंग सर्किट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग सर्किट की बात करेंगे भाई। ये हो गया बेस, ये हो गया भाई एमीटर, ये हो गया कलेक्टर। अब देखिए इनपुट साइड कैसे हम लोग बात करते हैं, सो ठीक है भाई, ये मान लेते हैं N, कलर चेंज करते हैं, ये N है, ये बेस मेरा P है और ये N है, ठीक है? तो P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव जोड़ दिया हम लोगों ने, तो भाई ये इनपुट साइड हो गया, और ये मेरा कलेक्टर है भाई, तो कलेक्टर को हम लोग यहाँ पे N है तो भाई इसको पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और इसको हम लोग नेगेटिव जोड़ देते हैं भाई, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ना इनपुट साइड है, अब यहाँ पे समझ में आएगा भाई, यहाँ से जो करंट जा रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं बेस करंट, इसको इनपुट करंट बोल रहे हैं हम लोगों ने, ठीक है? तो हल्का सा वोल्टेज दिया, तो फिर कहीं हल्का सा इनपुट साइड में हल्का सा करंट फ्लो करवाया भाई, तो आउटपुट साइड में जो कलेक्टर करंट बहेगा ना, ये बहुत लार्ज होता है, यहाँ से जो कलेक्टर करंट जाएगा ये बहुत लार्ज होता है भाई, ठीक है? तो इनपुट साइड की बात हो रही है, इधर आपका आउटपुट साइड की बात हो रही है भाई, ठीक है? इधर से आ रहा है IC, इधर से आ रहा है IB, और ये दोनों मिलकर के फिर यहाँ पे बनता है I। और इस पार्ट में देख लिए, इधर से आपका IC जा रहा है, इधर से भाई आपका IB जा रहा है भाई। तो इसमें 3-4 तरीके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं भाई, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी आप नोट्स बना के लिखते जाइए, इसमें इतना सारा न्यूमेरिकल करवाया जाएगा कि भाई जिंदगी भर आप ट्रांजिस्टर भूलिएगा नहीं, ठीक है? पेशेंस रखिए बस आप। तो एम्पलीफिकेशन कैसे कर रहा है भाई, तो एम्पलीफिकेशन का रीजन समझिए भाई कि इनपुट साइड में हम लोगों ने क्या किया, छोटा सा करंट एक तरीके से फ्लो करवाया, उसके चलते भाई आउटपुट साइड में मुझे लार्ज करंट मिल रहा है ना, समझे? यानी इनपुट साइड में अगर आप एक स्मॉल सिग्नल अप्लाई करते हैं, सिग्नल ये सब कैसे अप्लाई करते हैं बाइसिंग पढ़ेंगे, उसके बाद बात करेंगे भाई। बस ये समझिए भाई, इनपुट साइड में अगर आपके पास कोई छोटा सा वोल्टेज सोर्स है ना, मान लेते भाई आपके पास कोई सिग्नल है, मान लेते उसका वैल्यू है 1 मिली वोल्ट,
तो छोटा सा 1 मिलीवोल्ट यहाँ पे अप्लाई करके इसके चलते एक छोटा सा करंट बहेगा, लेकिन भाई आउटपुट में क्या मिलेगा, बहुत लार्ज करंट मिलेगा भाई। अब सिग्नल को हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं, बाइसिंग ये सब करके लगाते हैं भाई, तो अभी फिलहाल के लिए इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं भाई, इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा, तो भाई इसको दो पार्ट में तोड़ा गया है। एक है ट्रांस, इसका मतलब है ट्रांसफर करना, और स्टर का मतलब होता है रजिस्टर भाई, रजिस्टर। अभी फिलहाल को समझिए, आगे समझ में आ जाएगा मीनिंग, अभी क्या मतलब होता है सो पढ़िए। लिखा है ना, origin of the name transistor, बोलता है when a new device are invented, scientists often try to devise a name that will appropriate describe the device। भाई सीधी सी बात है, जैसे किसी का नाम भाई, मतलब माँ बाप किस लिए नाम रखते हैं भाई, ताकि उसी के हिसाब से उसका काम हो, है ना। अच्छा नाम क्यों चूज किया जाता है, तो वही ये भाई कि ट्रांजिस्टर का नाम क्यों पड़ा, तो साइंटिस्ट ने इसका ट्रांजिस्टर इसलिए नाम रखा भाई क्योंकि इसके फंक्शन में ये चीज डिफाइन होता है। बोलता है ट्रांजिस्टर हैज 2 पीएन जंक्शन एज डिस्कस लेटर, 1 पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस और दूसरे को हम लोग हमेशा रिवर्स बाइस करते हैं। फॉरवर्ड बेस जंक्शन हमेशा कि भाई ये फॉरवर्ड बाइस है ना, इनपुट साइड फॉरवर्ड बाइस है, तो फॉरवर्ड बाइस में भाई, फॉरवर्ड बाइस में देखिए हल्का सा भी आप वोल्टेज देंगे ना यहाँ पे, तो भाई सफिशिएंट करंट, भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट निकलेगा ना। वैसे ही फॉरवर्ड बाइस में याद रखना रेजिस्टेंस काफी लो होता है भाई, तो इनपुट साइड का रेजिस्टेंस, कि भाई फॉरवर्ड बाइस है तो भाई इनपुट साइड में रेजिस्टेंस कम होता है। इधर आपका यानी ये वाला जंक्शन भाई रिवर्स बाइस है, यानी सेकेंडरी साइड रिवर्स बाइस है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है काफी लार्ज होता है भाई, यानी इधर आप कह सकते हैं किलो ओम में होगा, तो इधर भाई आपका ओम में होगा, या फिर भाई एक तरीके से लेस देन 1 ओम होगा, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि भाई द फॉरवर्ड बाइस जंक्शन हैज अ लो रेजिस्टेंस, क्यों भाई फॉरवर्ड बाइस होता है, और फॉरवर्ड बाइस का मतलब क्या, हल्का सा वोल्टेज देंगे तो सफिशिएंट करंट बहता है भाई, ठीक है ना। तो करंट अच्छा खासा क्यों बह रहा है, तो भाई रेजिस्टेंस कम है तभी तो भाई हल्का सा वोल्टेज पे भी आपका अच्छा खासा करंट बह जा रहा है। तो भाई आपका जो फॉरवर्ड बाइस जंक्शन है इसका लो रेजिस्टेंस होता है, वेरस जो रिवर्स बाइस है भाई, नहीं जो आउटपुट साइड की बात कर रहे हैं, तो भाई ये हमेशा क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, इसका हाई रेजिस्टेंस होगा भाई। अब आगे बढ़ते हैं, तो वीक सिग्नल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द, भाई वीक सिग्नल को हम लोग कहाँ देंगे, इनपुट साइड में देंगे, तो इनपुट साइड में क्या है, लो रेजिस्टेंस सर्किट है भाई, और आउटपुट हम लोग को कहाँ मिलेगा, आउटपुट भाई हम लोग कहाँ मिल रहा है, हाई रेजिस्टेंस के साथ मिल रहा है ना, इधर भाई, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लोड कनेक्ट करते हैं भाई, ये तो ऐसे ही दिखा रखा है ना, समझे, अभी बात करेंगे, सब लोड कनेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर होगा, ये सब एडवांस दे रखा है। यही कारण है कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना हार मान जाते हैं भाई, क्योंकि अभी आप सोचिएगा यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेना भाई पॉसिबल ही नहीं है, आगे जैसे बढ़ेंगे वैसे से क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। तो अभी बस आप दिमाग में समझिए वैसा होता है। तो इनपुट साइड भाई लो रेजिस्टेंस था, आउटपुट साइड हाई रेजिस्टेंस था, तो भाई जब आपने वीक सिग्नल को इनपुट साइड दिया तो भाई इसका आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, आउटपुट आप ले रहे हैं एक तरीके से हाई रेजिस्टेंस की तरफ, यानी ट्रांजिस्टर ने क्या कर दिया, ट्रांजिस्टर ने भाई वीक सिग्नल को, हमें लिखा ना, देयरफॉर अ ट्रांजिस्टर ट्रांसफर सिग्नल फ्रॉम अ लो रेजिस्टेंस, ने ट्रांसफर किया भाई सिग्नल को, ट्रांसफर किया कहां से कहां, लो रेजिस्टेंस टू द हाई रेजिस्टेंस, को भाई लो रेजिस्टेंस साइड में इनपुट दिया था ना आपने, और आउटपुट कहां से ले रहे हैं, आउटपुट आप हाई रेजिस्टेंस की तरफ से ले रहे हैं ना भाई, समझे। तो ये कि भाई हम लोगों ने वीक सिग्नल को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया भाई लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की तरफ। तो वही है, द ट्रांस मीन्स द सिग्नल ट्रांसफर प्रॉपर्टी, मतलब ये सिग्नल को ट्रांसफर करता है, इनपुट साइड को आउटपुट साइड में भेज दे रहा है, मतलब इनपुट साइड जो सिग्नल दिया भाई इसको आउटपुट साइड में भेज दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये द सिग्नल ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑफ द डिवाइस, वाइल द ईस्टर का मतलब है भाई ये रजिस्टर का मतलब होता है, ईस्टर का मतलब यहाँ पे रजिस्टर बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, लिखा ना, क्लासिफाइज इट एज अ सॉलिड एलिमेंट इन द सेम जनरल फैमिली विथ अ रजिस्टर भाई, ठीक है। तो रोल इसका नाम ट्रांजिस्टर क्यों पड़ा, क्योंकि भाई जब भी आप इनपुट सिग्नल, मतलब इनपुट साइड में आप एक वीक सिग्नल को अप्लाई करते हैं जिसका इधर लो रेजिस्टेंस है, तो भाई ये सिग्नल को आउटपुट साइड में भेज देता है जो कि आपका हाई रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ट्रांस का मतलब इनपुट साइड से, मतलब लो रेजिस्टेंस साइड से हाई रेजिस्टेंस साइड में सिग्नल को भेज देना, क्लियर हो गया। और रजिस्टर तो भाई अभी जैसे समझा, इधर लो रेजिस्टेंस है, द हाई रेजिस्टेंस, और भेजता है इनपुट साइड वाले सिग्नल को इधर आउटपुट साइड में भेज देता है भाई, और एम्पलीफाई करके भेजता है। एम्पलीफिकेशन कैसे हो रहा है कि भाई हल्का सा भी इनपुट में करंट आप चेंज करेंगे तो भाई आउटपुट में मेरा यहाँ पे लार्ज करंट एक तरीके चेंज होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई समझ में आते चलेगा, ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सब समझा दिया भाई, एमीटर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है समझा दिया, बेस क्या होता है समझा दिया, थिन होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए सब नोट्स में डाल दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ ना। ट्रांजिस्टर हैज 3 रीजन, एमीटर बेस कलेक्टर, द बेस इज मच थिन while the emitter collector is wider, मतलब कलेक्टर सबसे ज़्यादा वाइडर होता है, एमीटर जो होता है भाई मॉडरेट, इसका साइज जो ज़्यादा बड़ा ना, ज़्यादा छोटा भी ना, ठीक है। उसको देख ली यहाँ पे, एमीटर को हम लोग हैवली डोप्ड करते हैं भाई, ताकि क्योंकि भाई एमीटर क्या है, यहीं से मेन इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है ना, बेस में जाकर फिर कलेक्टर में पहुँच रहा है भाई, एमीटर ही मेरा मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा हाईली डोप्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये मतलब मेन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। और बेस जो होता है सबसे लाइटली डोप्ड होता है भाई, लिखा है ना, द बेस इज वेरी थिन
सॉरी लाइटली डॉप्ड एंड वेरी थिन, ठीक है। और कलेक्टर जो होता है देखिए, कलेक्टर मॉडरेटली डॉप्ड होता है। ट्रांजिस्टर एक्शन जब समझा दिया मैंने आपको, ट्रांजिस्टर एक्शन पढ़िए, लिखा है ना, द बेस एमिटर जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर फॉरवर्ड बाइस, यानी बेस एमिटर जंक्शन हम लोग हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखते हैं, वेयर एज द कलेक्टर बेस जंक्शन हम लोग हमेशा रिवर्स बाइस रखते हैं, ठीक है। इफ फॉर अ मोमेंट वी इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ एमिटर बेस जंक्शन, भाई एमिटर बेस जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस हो गया ना भाई, ये फॉरवर्ड बाइस रहता है हमेशा, ठीक है। तो इस वाले जंक्शन को हटा दीजिए, तो वही बोल रहा है भाई वी इग्नोर द प्रेजेंस ऑफ एमिटर बेस जंक्शन, देन प्रैक्टिकली नो करंट वुड फ्लो इन द, देखिए इसने क्या बताया ना, थोड़ा सा फिर से रिवाइज करते हैं भाई इसको। भाई इसने बोला ये वाला जंक्शन तो फॉरवर्ड बाइस होगा ना, जैसे अगर आप बैटरी इस तरीके से लगाइए, या फिर भाई आप बैटरी को इस तरीके से लगाइए, कोई ना कोई एक जंक्शन जो है फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। तो भाई जो फॉरवर्ड बाइस हो गया इस वाले केस में, भाई मान लेते हैं जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो गया, तो इसको हटा दिए ना, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया मतलब खत्म हो गया। लेकिन ये वाला जंक्शन भाई रिवर्स बाइस में है ना, ये J2 जंक्शन रिवर्स बाइस है, तो कंडक्ट नहीं करने देगा। इसमें देखिए बैटरी को घुमा के लगा भाई, तो अगेन ये वाला जंक्शन जो है फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ये वाला जंक्शन अभी रिवर्स बाइस में होगा, तो अभी कंडक्ट नहीं करने देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हो भाई, लिखा ना, नो करंट वुड फ्लो इन द कलेक्टर सर्किट बिकॉज ऑफ द रिवर्स बाइस जंक्शन, कोई ना कोई एक जंक्शन हमेशा रिवर्स बाइस होता है। हाउएवर इफ द बेस एमिटर जंक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट देन फॉरवर्ड बाइस ऑन इट, यानी बेस एमिटर जंक्शन और फॉरवर्ड बाइस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इट इज सीन दैट दिस एमिटर करंट ऑलमोस्ट एंटायरली फ्लो इन द कलेक्टर सर्किट, देयरफॉर द करंट इन द कलेक्टर सर्किट डिपेंड अपॉन द एमिटर करंट। भाई बोल दिया ना कि भाई कलेक्टर में कितना करंट बहेगा वो टोटली डिपेंड करता है भाई कि आपने यहाँ पे इनपुट साइड में कितना करंट बहाया है, ठीक है। जो समझा भाई वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये NPN है, तो भाई 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पहुँचेंगे भाई, कलेक्टर में पहुँचेंगे, ये फिर इधर बनेगा। तो यही सब लिखा हुआ भाई, ठीक है ना। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम लिखा है ना यहाँ पे, इफ द एमिटर करंट इज जीरो, भाई एमिटर करंट अगर जीरो है देन द कलेक्टर करंट इज ऑल्सो जीरो, मतलब इनपुट साइड में अगर करंट जीरो तो आउटपुट भी जीरो होगा भाई। इफ एमिटर करंट इज 1 मिली एम्पियर देन कलेक्टर करंट इज ऑल्सो अबाउट 1 मिली एम्पियर, क्यों भाई, क्योंकि बेस करंट नेग्लिजिबल होता है ना। दिस इज प्रिसाइजली व्हाट हैपन इन अ ट्रांजिस्टर, वी शैल नाउ डिस्कस द ट्रांजिस्टर। भाई ये सब लिखा हो, ठीक है, ये सब समझा दिया भाई। ये रिलेशन कहाँ से आता है समझा दिया मैंने आपको। इसमें देखिए एमिटर करंट अप्रोक्सीमेटली बेस करंट के कलेक्टर करंट के बराबर होता है, क्यों भाई, क्योंकि बेस करंट जो आपका अबाउट सिर्फ और सिर्फ 5% होता है भाई, और जो आपका कलेक्टर करंट होता है 95%। तो भाई अगर इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं भाई, तो आई जो होता है अप्रोक्सीमेटली बराबर IC मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी इधर जो था भाई समझा दिया, इधर कुछ बचा नहीं हम लोग का। अब आगे बढ़ते हैं, इधर देख लेते हैं, इधर भी ये कुछ ये सब समझा दिया भाई, सिंबल ये सब समझा दिया मैंने आपको, है ना। ये सब सिंबल समझा दिया। ये कनेक्शन देखिए अभी, है ना, ये कॉमन दिखा दिया ना, बेस को कॉमन ले लिए भाई, इधर सिग्नल देंगे, इसको देख लिए फॉरवर्ड बाइस कर रखा है यहाँ पे भाई। ये एरो बाहर तरफ है ना, तो भाई एरो बाहर तरफ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई NPN है, समझे। ये P से N की तरफ जाएगा ना करंट, तो भाई P को देखिए पॉजिटिव कर रखा है, इसको नेगेटिव कर रखा है, यहाँ पर सिग्नल अप्लाई कर देते हैं। कोई भी वीक से बाइसिंग होता है भाई, बाइसिंग बैटरी लगा करके फिर सिग्नल डालते हैं इसमें, AC DC दोनों चलता है। ये DC सप्लाई है और यहाँ सिग्नल जो देंगे वो AC सप्लाई होता है भाई। इस सब पे बात करेंगे, सारा चीज़ समझ में आए। यहाँ पे लोड लगा हुआ है, क्लियर है। तो ये सर्किट समझा दिया भाई कि इनपुट साइड में हल्का सा करंट बहेगा तो उससे चलते आउटपुट बहुत लार्ज देखने को मिलता है हम लोग को। और यहाँ पे भाई आपका एक एप्लीकेशन बता रखा है, ये एप्लीकेशन समझ में आएगा। एम्पलीफायर हम लोग का भाई पूरा चैप्टर ही है, तो अभी ये सब फालतू का दे रखा है, ठीक है भाई। ये सब समझ में भी नहीं आएगा अभी आपको, पता नहीं यहाँ पे क्यों बीच बीच में दिया हुआ रहता है ऐसा फालतू का। नेक्स्ट पूरा चैप्टर ही भाई, 3 से 4 चैप्टर आपका एम्पलीफायर का, समझ गए। तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा आपको। तो कल के सेशन से भाई हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांजिस्टर कनेक्शन। भाई इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया मैंने आपको, 3 तरह के कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को पढ़ने हैं भाई यहाँ पे, तीनों को काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और अभी एडवांस में याद रख लीजिए भाई, जब भी हम लोग एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ना, सिंगल स्टेज या फिर मल्टी स्टेज होता है। एम्पलीफायर में जब हम लोग कनेक्शन यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर यूज़ होता है कॉमन एमिटर कनेक्शन भाई, ठीक है। इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में, एक एक करके हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भाई।